नमस्कार। विश्व रंग वनमाली सृजनपीठ भोपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स, टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र, राष्ट्रीय सेवा आयोग तथा आईसेक्ट पब्लिकेशन भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। प्रसंग है आईसेक्ट पब्लिकेशन भोपाल द्वारा प्रकाशित 3 नई पुस्तकों समर्पण, टूटते तटबंध और हवाओं से उम्मीद के लोकार्पण और पुस्तक चर्चा का। हमारे साथ उपस्थित हैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, विश्वरंग निदेशक, हिंदी के वरिष्ठ कवि कथाकार श्री संतोष चौबे जी, श्री महेश सक्सेना जी जो बाल साहित्य केंद्र भोपाल के निदेशक हैं, वो अभी जुड़ने ही वाले हैं। वरिष्ठ कथाकार, वनमाली सृजनपीठ भोपाल के अध्यक्ष तथा विश्वरंग पत्रिका के प्रधान संपादक श्री मुकेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री राजकुमार हांडा जी, जिनकी पुस्तक समर्पण का लोकार्पण होना है, वे हमारे साथ हैं। तथा हमारे साथ आईसेक्ट पब्लिकेशन के प्रबंधक श्री महीप निगम जी उपस्थित हैं। मित्रों, आईसेक्ट पब्लिकेशन के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति पहले भी रही है। घनघोर रूप से और रचनात्मक हो चले इस समय में आपकी यह खुशरंग उपस्थिति हमें कितना संबल देती है, यह वर्णनातीत है। आईसेक्ट पब्लिकेशन की स्थापना जिस महती उद्देश्य को लेकर की गई थी, जो लोग इसके प्रेरणा स्रोत थे, हमारे लिए हर्ष और गर्व का विषय है कि उनमें से 2 सदा हमारे कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज करते हैं। विश्व को एक सांस्कृतिक डोर में आबद्ध करने का स्वप्न देखने वाले श्री संतोष चौबे जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। कहें कि अलेक्जेंडर तो विश्व को जीतने चला था, जबकि ये अखिल विश्व को एक सांस्कृतिक रंग में रंगने चले हैं। हमारे प्रकाशन की यही कोशिश है कि सर आपके अभियान में हम हमेशा हमकदम के रूप में उपस्थित रहें। आईसेक्ट पब्लिकेशन से छपने वाली जो अधिकांश किताबें हैं, उनके निर्देशन का भार संभालने वाले श्री मुकेश वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं सर। आप हमारे प्रकाशन गृह के निर्देशक हैं। विदित हो कि हमारे वक्ता हमारे साथ अदैहिक रूप से उपस्थित हैं, यानी ऑनलाइन उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूं आईसेक्ट पब्लिकेशन के प्रबंधक श्री महीप निगम जी से कि वो आए और ऑनलाइन उपस्थित वक्ताओं एवं लेखकों का ऑनलाइन स्वागत करें। श्री महीप निगम जी। आईसेक्ट पब्लिकेशन के आज के जो 3 पुस्तकों के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय चौबे सर, वनमाली सृजनपीठ के अध्यक्ष वरिष्ठ कथाकार और हमारे आईसेक्ट पब्लिकेशन के मार्गदर्शक मुकेश वर्मा जी, तीनों पुस्तकों के सहभागिता रखने वाले राजकुमार हांडा जी, कविता मैडम और किरण मैडम, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ ऑनलाइन रूप से उपस्थित जितने प्रतिभागी हैं, जितने अतिथि हैं, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत है। आईसेक्ट पब्लिकेशन ने जब से काम करना शुरू किया है, विशेषकर साहित्य के साथ में ज्ञान विज्ञान, वैज्ञानिक या कौशल इतिहास, अकाउंटेंसी, मेडिकल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिस तरह के भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट में हम लोग प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स नई दिल्ली द्वारा आईसेक्ट पब्लिकेशन को प्रकाशन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के 3 पुरस्कार मिले हैं। अपनी स्थापना के बाद इतने कम समय में अखिल भारतीय स्तर पर यह पहचान व स्वीकृति का मिलना न सिर्फ यह दर्शाता है कि हम सही दिशा में अग्रसित हैं, बल्कि यह भी दिखलाता है कि हमें पाठकों का भरपूर स्नेह मिल रहा है। इसी के साथ हमारे द्वारा जितने भी पुस्तकें प्रकाशित की जा रही है, उन सभी पुस्तकों की उपलब्धता अमेज़न पर बड़े पैमाने पर उपलब्ध है और
सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश के भी काफी पाठक हमारे साथ जुड़ते हैं और ये सारी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को खरीद कर उसका पठन पाठन करते हैं। प्रकाशन के क्षेत्र में भी हम सिर्फ भारत के राज्यों में नहीं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इन तरह के जो बाहर के देश हैं वहाँ के भी बहुत सारे लेखकगण हमारे प्रकाशन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, जो और इस विशेष कार्य का हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत। कुणाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद महीप जी। महीप निगम जी हमारे आइसेक पब्लिकेशन के प्रबंधक हैं, सुचारू रूप से उसका प्रबंधन करते हैं। इन्होंने आइसेक पब्लिकेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई। एक बात विशेष रूप से लेखक होने के नाते मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आइसेक पब्लिकेशन ने अपने प्रकाशन के साथ ही उन लेखकों को विशेष रूप से वरीयता दी है जो अपेक्षाकृत नए हैं और मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। यानी उन गढ़ों से उनका कोई वास्ता नहीं है जिन गढ़ों को अन्य प्रकाशक वरीयता देते आए हैं। राजकुमार हांडा जी लिखने की दृष्टि से तो वरिष्ठ हैं, लेकिन छपने की दृष्टि से नए लेखक हैं। लिखते हुए आपको काफी अरसा हुआ, लेकिन हमारे देश के प्रकाशकों की अपनी नीतियां हैं, अपने पूर्वाग्रह हैं। बहरहाल आइसेक पब्लिकेशन से आपकी पुस्तक, पहली पुस्तक समर्पण का प्रकाशन न सिर्फ आपके लिए सर, बल्कि हम आइसेक पब्लिकेशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रेखांकित किए जाने योग्य है। मैं उपस्थित वक्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे जहां कहीं हैं समर्पण की प्रतियां उन तक पहुंचा दी गई हैं। वे समर्पण का कवर वर्चुअली दिखाकर उसका लोकार्पण करने का कष्ट करें। समर्पण पत्र। इसमें आगे बहुत बहुत बधाई राजकुमार जी को, बहुत बहुत बधाई। उसमें कहानी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रकाशन के लिए कुणाल को भी बधाई। सभी लोग जुड़े रहे जो इससे, उनको बधाई, शुभकामनाएं। समर्पण को एक बार हम पहली बार अर्पित कर रहे हैं। सॉरी सर, सुन नहीं पा। एक बार तालियां भी बजाई जा सकती हैं। हाँ, एक बार तालियां भी बजाई। जी बोलिए कुणाल जी। समर्पण को हम पहली बार लोक को अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। हमारे बीच इस अवसर पर राजकुमार हांडा जी उपस्थित हैं। एक लेखक के रूप में यह उनकी पहली कृति है। पहली संतान के जन्मने का जो सुख होता है वह इस उम्र में हांडा जी का वह सुख मिला है। मैं चाहूंगा कि अपनी बातों से हमारा मुंह मीठा करें। आज हम हमारे आदरणीय श्री चौबे जी वनमाली जी की 45वीं पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहे हैं। मैं अपनी पुस्तक समर्पण की शुरुआत बता रहा हूँ, आवाज आ रही है, जो कि अपने पूरे परिवार को समर्पित है। कक्षा 7वीं से माँ के असीम प्यार व अनुशासन से संभव हुआ। उस समय धर्मी हिंदुस्तान, चंदा मामा पढ़ना, देश के वीरों की जीवनी सुनना समझना। उसी समय आदरणीय चौबे जी प्रधान अध्यापक के पद पर शाला में आए। हम किस्मत वाले थे, एक शिक्षाविद व अनुशासन प्रिय हमें मिले। चहुं ओर की प्रतिभाएं उनकी उंगलियों पर होती थी। मुझे भी अवसर मिला था 8वीं से ही नाटक में भाग लेना, सालाना कार्यक्रम बेंजू बजाना, बांसुरी बजाना तथा हॉकी व फुटबॉल सी टीम में रहकर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित की। एनसीसी में 1960 में हमारा ट्रुप पूरे खंडवा शहर में प्रथम आया। हॉकी में खंडवा में सर्वश्रेष्ठ हमारी टीम थी। जब हम लोग जीतकर ट्रॉफी लेकर आते तो स्वयं चौबे जी स्वागत करते थे। तो श्री अयोध्या प्रसाद जी कई प्रकार की मिठाई और दूध हमें पिलाते। वो दिन भी याद आते हैं। इसी नक्शे कदम पर श्री संतोष चौबे जी ने अपना सफर शुरू किया। आज बुलंदियों को
एक आईसेक्ट से शुरू कर कॉलेज व यूनिवर्सिटी स्थापित की है। श्री संतोष जी के लिए 2 पंक्तियां हैं, ध्यान देंगे। मोतियों की आदत तो बिखर जाने की होती है, मोतियों की आदत बिखर जाने की होती है, ये तो बस धागे की जिद है, सबको पिरोए रखता है। काबिले तारीफ तो धागा है जनाब, जिसने सबको है। क्या घर परिवार और क्या आईसेक्ट व कॉलेज का परिवार, अपना प्यार व मेहनत देकर आपने सबको अपना बनाया हुआ है। तो आपसे आनंददायक जीवन जीने का उचित प्रबंधन सीखना चाहिए। मैंने लिखना 10वीं से शुरू कर दिया था। दादा माखनलाल जी चतुर्वेदी के कारण देश के सभी कवि खंडवा में कवि सम्मेलन में आते, उन्हीं से प्रेरणा से मैं 5-6 लाइनें लिखकर अपने मित्र के साथ दादा को जाकर सुनाता। दादा खुश हो जाते तो बोलते, अगली बार और अच्छी लिखकर लाइयो। वर्ष 67-68 में मैं जबलपुर नौकरी पर था। नेपियर टाउन में पास ही कॉलेज में मेरे मित्र लेक्चरर थे। एक दिन मुलाकात हो गई, वो उन्होंने मुझसे आचार्य रजनीश के विचार सुनने के लिए कॉलेज आने को कहा। शाम को ऑफिस के बाद मैं कॉलेज जाता तो आचार्य रजनीश जी को सुनता। तीसरी बार जब गया तो मित्र के साथ आगे कुर्सी पर ही बैठे थे और उनके दूसरे कॉलेज के लेक्चरर, वो कुछ सीनियर बच्चे भी थे, कुछ विद्यार्थी भी आगे आकर बैठे। मुझे देखकर वो बोले, आपसे परिचय नहीं है। मैंने खड़े होकर बताया मैं ये पास में ही फूड कॉर्पोरेशन में कार्यरत हूँ, खंडवा शहर का रहने वाला हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ है। कहाँ बताया आपने? खंडवा में? जी हाँ, वहां जहाँ दादा होने वाले वो दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी का शहर है। मैं एक बार जरूर आऊंगा खंडवा। सोच रहा था जीवन में ऊंचाइयां पाने के लिए, सोच रहा था जीवन में ऊंचाइयां पाने के गुर क्या हो। परिंदों ने अपनी दास्तां सुनाकर सिखा दिया, पंखों से नहीं उनकी उड़ान है, अपने हौसलों से ऊंचाइयां पाएं। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आभारी हूँ आदरणीय चौबे जी का, आदरणीय मुकेश वर्मा जी का, आदरणीय महेश सक्सेना जी का, भाई कुणाल सिंह जी, संजय राठौड़ जी और मेरे मित्र श्री महीप निगम जी तथा मेरे बड़े भाई साहब KS हांडा जी का। पंक्तियां दौड़ी होने के नाते एक बात आप सबसे कह रिया हूँ, मैं एक सुंदर शहर इंदौर में रह रिया हूँ। सारी दुनिया में दूर दूर तक इस शहर की दोस्ती के चर्चा, पोहा जलेबी खिलाकर दूसरों को अपना बना लेते हैं। धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया हांडा जी। जिस आत्मीयता से उन्होंने याद किया है, यह आत्मीयता ही हमारा अर्जन है, वास्तविक अर्जन हमारा यही है। दरअसल मैं एक बार कह रहा था कि हम लोग पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं, पुस्तकों का कारोबार नहीं करते हैं, और ये आत्मीयता सहज उपलब्ध हुई है हमें हांडा जी से। मैं चाहूंगा कि KS हांडा जी, राजकुमार हांडा जी के भाई यहाँ उपस्थित हमारे बीच, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है ये जरा मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि बतौर लेखक मैं कभी जान नहीं पाया कि मेरे घर वालों की क्या प्रतिक्रिया होती है या किसी लेखक की क्या प्रतिक्रिया होती है उसके घर में। तो KS हांडा जी से यह जानना बड़ा सुखद होगा। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री KS हांडा जी से कि वो आए और अपने भ्राता जी की पहली किताब के बारे में अपनी कुछ राय रखें। जी, स्वागत। मैं प्रिय श्री संतोष चौबे जी
वरिष्ठ कवि कथाकार कुलाधिपति रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय श्री महेश सक्सेना जी मुख्य अतिथि, श्री मुकेश वर्मा जी वरिष्ठ कथाकार का आईसेट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के लोकार्पण व चर्चा पर शब्दों से अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज का सुखद प्रसंग पर मैं अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश हांडा एवं पूजनी माताजी स्वर्गीय उमा हांडा के आदर सहित स्मरण करता हूँ, जिनके आशीर्वाद एवं उनके द्वारा दिए गए संस्कारों के द्वारा परिवार आज फल फूल रहा है। मेरे भ्राता श्री राजकुमार हांडा द्वारा साहित्यिक संसार में पहला कदम समर्पण काव्य पुस्तिका के द्वारा उठाया गया है। मेरी उन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं है कि वे भविष्य में इसी दिशा में अपना प्रयास करते रहें और अच्छी अच्छी पुस्तकें आगे देखने को मिले हमें। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि कई बालक जन्म से राष्ट्रपति, मेजर जनरल, गायक, अभिनेता, पायलट या क्रिकेट प्लेयर नहीं बनते, परंतु उचित मार्गदर्शन गुरु या शिक्षक द्वारा परिश्रम, लगन, त्याग, संस्कार के द्वारा पाया जा सकता है। संस्कार ही सिखाते हैं कि वो राम बने या रावण। हम दोनों भाइयों का सौभाग्य था कि हमें स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद जी चौबे वनमाली आदर्श गुरु के रूप में खंडवा में शिक्षा काल में मिले। उनके द्वारा प्रत्येक बालक को उसके गुणों से भांपकर उसकी रुचि अनुसार उस विषय में आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करते थे। मनुष्य अनंत संभावना का पुंज है। वे जानते थे कि संभावना की पूर्णता के लिए संस्कारों का बीजारोपण जरूरी है। श्री राजकुमार जी खंडवा शहर में ख्याति प्राप्त साहित्यकार स्वर्गीय श्री ब्रजभूषण जी चतुर्वेदी जी के पुत्र के अच्छे मित्र रहे हैं। उनके घर आना जाना था। कर्मवीर प्रेस के पास में उनका घर था। वे बचपन में ही कुछ छोटी छोटी रचनाएं लिखने लगे और मौका मिलने पर स्वर्गीय श्री माखनलाल चतुर्वेदी को अपनी रचनाएं दिखाते थे। वह उनसे शाबाशी लेते थे। वो घर पे आके हमें बताते थे कि मैंने आज दादा से कविता को दिखाकर शाबाशी ली। खंडवा में उनके क्लास फेलो आजाद शत्रु रहे, जो बाद में बड़े साहित्यकार बने। आज चारों ओर नकारात्मकता फैली हुई है। ऐसे समय में एक सकारात्मक सोच लेकर यह रचना प्रकाशित हुई है, जो एक अच्छा संदेश है। समर्पण में कुछ रचनाएं मेरे हृदय को छू गई, जैसे आत्म शांति, कलयुग में संस्कार, ये सुख तू कहाँ है, जो माँ के चरणों में न्योछावर है, ये नर्सों द्वारा सेवा, ये करुणा अब जाओ ना, ये अच्छी व सारगर्भित रचनाएं लगी। अंत में मैं प्रिय संतोष चौबे जी का विशेष आभार मानता हूं कि आपके सहयोग से आज आईसेट पब्लिकेशन की भेंट स्वरूप श्री सुदेश स्वप्निल जी की हवाओं से उम्मीद, श्री राजेंद्र वर्मा जी की टूटते तटबंध स्वरचित रचनाएं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित होकर उनका विमोचन हो रहा है। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्मा जी को भी नमस्कार। वर्मा जी देख रहे हैं। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। नमस्कार जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीयता से लबरेज नहीं है, यह भी वक्तव्य है स्मृति। जैसा कि मैंने बताया कि आईसेट पब्लिकेशन का ध्येय जो है वो अलक्षित रहे आय को लक्षित करना भी रहा है। श्री सुरेश स्वप्निल का जिक्र अभी कुंवर सेन हांडा जी ने किया। श्री सुरेश स्वप्निल भोपाल के नामी गजलगो हैं। यह हिंदी प्रकाशन जगत का दुर्भाग्य रहा है कि उनके जीते जी उनका कोई कलाम पाठकों के सिपुर्द न हो सका, लेकिन उनके मरणोपरांत उनकी बिखरी गजलों को उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता जी के सहयोग से संकलित और संपादित करने का काम आईसेट पब्लिकेशन ने हवाओं से उम्मीद नाम से किया है। उनका यह संभवतः पहला ही कलाम है। हम गणमान्य अतिथियों से आग्रह करते हैं कि हवाओं से उम्मीद का लोकार्पण करें। आगे बोल दूंगा।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कविता हैं तो मेरी ओर से उन्हें बधाई। और सुरेश की याद करते हुए ये संग्रह हम लोग विमोचित कर रहे हैं। बहुत ही परिपक्व और बहुत अच्छी गजलें हैं और मैंने इनका पूरा पारायण किया। बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। तो कविता को शुभकामनाएं और बधाई। आप सबको भी शुभकामनाएं। कुणाल ने ठीक कहा कि वो अलक्षित रह गए, लेकिन उनकी गजलें बहुत लोगों पे भारी पड़ती हैं। जी कविता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, लेकिन उन्होंने हमसे विशेष रूप से आग्रह किया कि वो कुछ बोलना नहीं चाहती। मैं समझ सकता हूं कि ऐसे अवसर पर संभवतः वह भावनाओं से इतनी आपूरित होंगी कि उसका उद्गार और उसको सजा के बोलना अभी उनके लिए संभव नहीं होगा। शरद कोकाश जी हमारे बीच उपस्थित हैं एक श्रोता के रूप में। वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह संभवतः नहीं है कि एकाएक वो बीच में हम उन्हें आमंत्रित कर पाए वर्चुअली। जरूर हम चाहेंगे कि वो जो कुछ भी कहना चाहें अगर चैट के रूप में यहाँ लिख दें तो हम उसे पढ़ के सुना सकते हैं। यह घोर रूप से और रचनात्मक समय है। मैंने पहले भी कहा है, महामारियों का समय है। कोरोना जैसी भीषण आपदा ने हमसे कई साहित्यिक मित्रों को, विभूतियों को हमारे बीच से छीन लिया है। उनकी आत्मीय सानिध्य से हमें वंचित कर दिया है। किसी महामारी में किसी साहित्यकार का जाना न सिर्फ हमारे बीच से उसकी दैहिक उपस्थिति का जाना है, बल्कि उसकी तमाम रचनात्मकता का एक तरह से प्रयाण है। जिसकी संभावना थी वह एकाएक हम पाते हैं कि वो हम उससे खाली हो गए हैं। केदारनाथ सिंह ने बहुत पहले कहा था कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। तो इस खौफनाक क्रिया को हमने सबसे शिद्दत के साथ तब महसूस किया जब हमें खबर मिली कि कवि राजेंद्र वर्मा हमारे बीच नहीं रहे। उनकी पुस्तक टूटते तटबंध का प्रकाशन अभी हुआ ही था। पुस्तकाकार उसे हस्तगत करने के लिए वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। कवि नहीं है, कविताएं हमारे साथ हैं, उपस्थित हैं। मैं उपस्थित वक्ताओं से आग्रह करता हूं कि स्वर्गीय श्री राजेंद्र वर्मा जी की पुस्तक टूटते तटबंध का वर्चुअली लोकार्पण करें। टूटते तटबंध। उनकी वाइफ किरण वर्मा है ना। बहुत बहुत बधाई। और श्रीमती वर्मा यहाँ हैं, उनको बहुत बधाई। और हम लोग सब बहुत चाहते कि राजेंद्र जी रहते और वो इस किताब को ग्रहण करते। मुझे मही बता रहे थे कि किताब उनके रहते में आ गई थी। जी जी, शायद उनको कुछ प्रतियां मिली भी थी, लेकिन क्या अच्छा होता कि वो इस समय यहाँ रहते। तो किरण जी को बहुत शुभकामनाएं और ये सभी जो इसके साथ जुड़े लोग हैं उन्हें बहुत बधाई। धन्यवाद जी। मैं किरण जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बातें रखें। श्रीमती किरण वर्मा जी से आग्रह है कि वे अपनी बातें रखें। सबसे पहले तो मैं सभी आदरणीय बंधुओं को नमस्कार कहती हूँ और मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। मैं स्वर्गीय श्री राजेंद्र वर्मा की पत्नी किरण वर्मा हूँ। मेरे पति श्री वर्मा पुलिस डिपार्टमेंट में AIG के पद पर कार्यरत थे। कोरोना महामारी से 23 अप्रैल 2021 को उनका स्वर्गवास हो गया। एक पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। इसी के चलते पुलिस की इतनी व्यस्त जीवन शैली के बावजूद भी वो कविताएं लिखने का समय निकाल ही लेते थे। इनका एक काव्य संग्रह पीर पर्वत की पहले भी प्रकाशित हो चुका है। टूटते तटबंध इनका दूसरा काव्य संग्रह है। इसके विमोचन की भी इन्हें बहुत खुशी और इंतजार था, लेकिन दुर्भाग्य से आज वो हमारे साथ नहीं है। मैं आदरणीय श्री संतोष चौबे जी, श्री महेश सक्सेना जी, श्री मुकेश वर्मा जी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए श्री वर्मा के काव्य संग्रह की कविता आपाधापी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कविता पढ़। जरूर जरूर जरूर, आप एक से ज्यादा भी पढ़ सकती हैं। जरूर पढ़िए। जी पढ़िए। इस कविता को उन्होंने
हमारी व्यस्ततम जिंदगी के बारे में सोचते हुए लिखा था कि आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि महत्वपूर्ण कार्य भूल जाता है और दूसरे काम में ही अपना समय बिता लेता है। शुरू करती हूँ जी। जीवन की आपाधापी में कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। जीवन की आपाधापी में कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। मन जीवन वन में यूं भटका, जग के जंजालों में अटका। माया काया के चक्कर में पूरा जीवन भ्रम में लटका। बुद्धि विवेक सब हुए शून्य, मन लौकिकता में झूल गया। जीवन की आपाधापी में कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। थे कर्तव्य जो सामाजिक मेरे, निर्वाह सभी का करना था। व्यवहार भी थे रिश्तों के, जिनका अनुपालन करना था। पर रमा रहा खुद में कुछ यूं, मैं पर उपकार को भूल गया। निज स्वार्थ मुझे सब याद रहे, परमार्थ कार्य को भूल गया। जीवन की आपाधापी में कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। वाह। चित्त रहा न स्थिर एक ठौर, मन चिंतन मनन न कर पाया। जो चाहा दिल ने किया वही, सत्संग संतों का न भाया। भौतिकता मन में यूं छाई, आध्यात्म ज्ञान को भूल गया। स्थूल देह तो याद रही, तत्व सूक्ष्म को भूल गया। जीवन की आपाधापी में कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। थे आयोजन जो मन भावन, थे आयोजन जो मन भावन। मैं सब में मौजूद रहा, हो उल्लासित हर उत्सव में। ये मन सतरंगी मगन रहा। पल आए जब दुख पीड़ा के, मन पीर पराई भूल गया। दिन जन्म सभी के याद रहे, निर्वाण दिवस को भूल गया। हर प्रीति भोज में जा पहुंचा, पर तिथि तेहरवी भूल गया। जीवन की आपाधापी में कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। जो स्नेह शाश्वत थे जग में, मन उनको समझ नहीं पाया। जो प्यार स्वार्थ से उपजा था, जीवन उसमें ही भर माया। नकली दुनियावी रिश्तों में, रिश्ता शोणित का भूल गया। पत्नी की मेहंदी याद रही, पर माँ का महावर भूल गया। जीवन की आपाधापी में कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। पैसा धेला दमड़ी कौड़ी, जीवन धन इसमें खपा दिया। इनके संग्रह संरक्षण में, संबंध सगों का भुला दिया। चंचल माया की पूजा में, ज्ञान यज्ञ न कर पाया। लक्ष्मी के अभिनंदन में, सरस्वती वंदना भूल गया। जीवन की आपाधापी में कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। अंतिम पैराग्राफ है। प्रासाद भवन सब खड़े किए, भूमि को बंधक कर डाला। फैला फैला कर साम्राज्य, हर दौलत पर डाका डाला। सुख चैन सभी कुछ लुटा दिया, झगड़ों में कोर्ट कचहरी के। अचल भूमि के चक्कर में, चल जीवन व्यर्थ समूल गया। जीवन की आपाधापी में कुछ याद रहा, कुछ भूल गया। वाह, बहुत मुझे श्री वर्मा जी की कविता पढ़ने का मौका देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस अत्यंत भावभीनी कविता, बच्चन जी की एक कविता नहीं, बच्चन जी की आत्मकथा का एक शीर्षक याद आ रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। राजेंद्र वर्मा जी से बहुत ज्यादा मुलाकात तो मेरी नहीं थी, एक प्रकाशक और संपादक के तौर पे उनसे चंद मुलाकातें थीं, लेकिन वो काफी हैं, वो उतनी ही मुलाकातें काफी हैं उन्हें शिद्दत से याद करने के लिए। सर ठीक बता रहे थे कि किताब वो उन्हें मिली थी और वो लेकर उसकी लेखकीय प्रतियां लेकर वो बहुत उत्साहित हैं। दरअसल प्रकाशन अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है और एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। पांडुलिपि को तैयार करना, उसे कंपोज करना, कराना और प्रूफिंग, उसकी कवर, फिर वो प्रेस में जाती है किताब। लेकिन यह प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वह लोकार्पित न हो, बल्कि हमने अपने कर्तव्यों की इतिश्री उसके लोकार्पण तक ही महदूद कर देना भर नहीं माना है। हम यहाँ तक समझते हैं कि सुकवि की तर्ज पे कहें तो सुपाठक
कि हाथों तक जब तक किताब ना पहुंच जाए तब तक हम अपने प्रकाशन के दायित्वों की इतिश्री नहीं मानते। हमारे बीच जो वक्ता, जो अतिथि उपस्थित हैं, उनमें श्री महेश सक्सेना जी, जो तकनीकी वजहों से थोड़ी देर से, थोड़े विलंब से हमारे साथ जुड़ पाए। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। महेश सक्सेना जी भोपाल के सुविज्ञ सुपाठक हैं। हमारे पास जितने लेखक आते हैं उनमें से अधिकांश ये बताते हैं कि वे उनके फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हैं। वर्मा जी से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, राजेंद्र वर्मा जी से। आग्रह करूंगा कि राजेंद्र वर्मा जी के बहाने इन तीनों पुस्तकों पर अपने विचार रखें। श्री महेश सक्सेना जी। नमस्कार सर महेश सक्सेना जी। आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। आवाज पहुंच रही है? अच्छा ठीक है। आईसेक्ट के सभी प्रकल्पों के संयुक्त आयोजन में आज मुझे विश्व ख्याति प्राप्त श्री संतोष चौबे जी का सानिध्य मिलने का ये जो मौका मिला, मैं तो हमेशा उनसे किसी भी कार्यक्रम में मिलने में संकोच करता था, लेकिन आज मैं उनसे सामने रूबरू हो रहा हूँ। वे ऐसी शख्सियत हैं जो अलक्षित को लक्षित बनाते हैं और पुस्तकों का प्रकाशन ही नहीं करते, बल्कि उसको विश्व स्तर पर भी पहुंचाते हैं, उसका व्यापार नहीं करते हैं। ऐसे संतोष चौबे जी के साथ होना मेरे लिए एक बहुत गौरव के क्षण है। याद भाई मुकेश वर्मा जी तो इस नगर के हमारे बहुत हर दिल अजीज और वरीण कथाकार हैं। उनका मार्गदर्शन और उनका स्नेह का पात्र मैं अनेक वर्षों से बना हुआ हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। आज के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित भाई साहब श्री हांडा जी, संजय सिंह जी, श्रीमती किरण सिंह जी, नाइब सिंह और बहुत आज इन 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। श्री हांडा जी की पुस्तक समर्पण, मेरे बहुत प्रिय राजेंद्र वर्मा की पुस्तक टूटते तटबंध और सुरेश स्वप्निल के गजल संग्रह हवाओं से उम्मीद का लोकार्पण हुआ। अब ये तीनों कृतियां आज लोक की हो गई, लोकार्पित होकर के अब ये लोक के बीच में पहुंचेंगी और उससे पाठ की प्रतिक्रियाएं भी लोगों को मिलेंगी। मैं आज अत्यंत, वैसे लोकार्पण का अवसर किसी भी पुस्तक का बड़ा खुशी का अवसर होता है, उत्सव का दिन होता है, वो जन्मोत्सव होता है पुस्तकों का, लेकिन इसमें 2 रचनाकारों का उपस्थित न होना मेरे मन को दुख अनुभव कर रहा हूं मैं। एक तो श्री राजेंद्र वर्मा नहीं है और स्वप्निल जी नहीं है। विद्याधर जोशी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी उनकी किताब में, मृत्यु पराजित करती है कवि और उस मृत्यु को पराजित। तो आज वो भले ही हमारे पास शरीर नहीं है, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं ये हमेशा उनकी उपस्थिति को दर्ज कराती रहेंगी। भाई हांडा जी से तो कल ही मैंने उनसे बात की और बहुत आत्मीय उनसे जो बात हुई,
वो मेरे स्मृति तंत्र में हमेशा बनी रहेगी। जहां तक पुस्तकों का कुछ बोलने का सवाल है, तो मैं सबसे पहले उस कीर्ति पुरुष को याद करना चाहता हूं, भाई श्री जगन्नाथ चौबे जी को। हो सकता है मेरी उनसे कोई मुलाकात भी हुई, क्योंकि मैं टीपीआई ऑफिस में था मैं, लेकिन मेरे को याद नहीं आता है। वो किसी भी मंदिर के कितने भी कंगूरे बन जाएं, अच्छी चीजें बन जाए, लेकिन उसका कलश जो है वो, उसका जो अवदान, खूबसूरती अलग। आई सेक्ट का व्यापी जो वो है, उसके प्रेरणा स्रोत निश्चित वो ही थे, और एक ऐसे सुपुत्र को उन्होंने ये काम सौंपा। अब मैं पुस्तक की जो चर्चा करना चाहता हूँ, वो सबसे पहले मैं श्री राजेंद्र नहीं श्री राजकुमार खांडा जी की पुस्तक को मैंने जब पढ़ा, तो मुझे लगा कि हांडा जी का ये प्रथम संग्रह है ये, और वो भी कविता और कहानी दोनों को मिला करके 2 in 1 है बिल्कुल। यानी ये एक नया प्रयोग उन्होंने किया, और जब पूरी मैंने पुस्तक को पढ़ा, कविताओं को और कहानियों को, तो मुझे लगा कि बहुत ही समर्पित भाव से इस समर्पण पुस्तक का उन्होंने सृजन किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। सबसे पहला मैंने जो अनुभव करा, मेरे पास बहुत पुस्तकें आती हैं, सबसे पहला मैंने अनुभव ये करा कि पुस्तक के प्रारंभ में अनेक लोगों के संदेश, शुभकामनाएं और बहुत सारी बातें रहती हैं। ये पहली पुस्तक है मेरे बाल साहित्य शोध केंद्र की, जिसमें मित्र का संदेश है, बड़ी बहन का संदेश है, छोटी बहन का संदेश है, 2 भाइयों के संदेश है। ये एक अभिनव, मैं तो कहूँगा ये इनोवेशन है, नवाचार है आपका, जो हांडा जी ने ये किया है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कविताओं से जब गुजरा मैं, तो मुझे कविताओं ने बहुत प्रभावित करा। पहली कविता पतंग की डोर, वास्तव में हांडा जी ने अपनी सृजन प्रतिभा के पंख लगा करके इस पतंग कविता को रचा है। बहुत अच्छी कविता लगी मुझे वो। अनोखे रिश्ते प्रेरणा देता है कि हमको कैसे रिश्तों को सहेज करके रखना चाहिए। पिता पर तो कविता आपकी ऐसी है कि मुझे तो लग रहा है कि मैं उसको फ्रेम करा करके अपने घर में लगाऊंगा, और सब बच्चों को मैं बाल साहित्य शोध के दिन उसको पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी करते हैं पिता के ऊपर ये। कोरोना पर कभी नर्सों का जो इस कोरोना पीरियड में जो अनुपम उल्लेखनीय जो सेवा जो उन्होंने दी है, वो तो श्लाघनीय है। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। उनको भी आपने उसका एक कविता का विषय बनाया। कविताएं एक, ये कहा जाता है कि पोइट्री क्या है, तो कहते हैं कि पोइट्री इज द एक्सटेम्पोर ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो हांडा जी के मन में जो कैसे कैसे विचार जो उमड़ घुमड़ रहे थे, उन सबको उन्होंने इस कविता संग्रह में और अपने कहानी संग्रह में भी, पावरफुल फीलिंग्स मैं कह रहा हूँ मैंने, क्योंकि अब उसमें भले ही जो कविता में छंद हो या वो लय न हो, तो भी लय जैसी उसमें प्रतीत हो। ये जादू हांडा जी के इसमें में कविता संग्रह में मुझे मिला। अब कहानी की बात करूं तो कहानी में सबसे बड़ा होता है कहन।
कहन कैसा है। तो कहन की दृष्टि से मैंने ये देखा कि छोटी छोटी कहानियां हैं और सभी कहानियां ऐसी हैं जो क्या तो संस्मरण है उनका, जैसे संस्मरण की कहानी अनोखा रिश्ता, एक ऐसी घटना के ऊपर वो लिखी है। वो सच्ची घटना कहानी तो इतनी मर्म स्पर्शी है कि उसको पढ़ते पढ़ते वास्तव में मेरा हृदय जो है वो, मेरी आंखें नम हो गई। 2 कहानियां पढ़ करके तो आंखें नम हो गई मेरी। किस तरह से एक संपन्न परिवार की बच्ची तो कहाँ एक झोपड़ी में जाकर के रहना पड़ता है और फिर उसको उसके सारे अधिकार दिलवाए जाते हैं। तो ये पूरा कथानक आना जी ने बहुत खूबसूरती से रचा है और मैं तो मानता हूं कि कहानी के कथानक हमको कहीं ढूंढने ही नहीं पड़ते हैं, सब हमारे आसपास बिखरे रहते हैं। वो केवल हम उनको क्लिक कर लें, पकड़ लें उनको, तो वो कहाँ तक कहानी बन जाती है। आत्मकथा कहानी आपकी एक ऐसी शैली में लिखी गई है जिसमें लेखक अपने जीवन की कहानी बताता है। ये भी एक कहानी का प्रकार है, ये आत्मकथा भी कहानी के उसमें आती है। तो इस मायने में भी आपकी सभी कहानियां पठनीय है। और पर थोड़ा सा मुझे जो अभाव लगा वो थोड़ा सा संवाद अगर और हो जाते तो और कहानी का वो, लेकिन आपने उन अनुभूतियों को जिस अच्छे ढंग से सरल भाषा में व्यक्त किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। ये एक वो छोटी सी घटना जो है वो सफेद दाग के बारे में आज कितना लोग भ्रम पाले देते हैं। जी जी बिल्कुल अच्छी कहानी। कई जगह रिश्ते इसलिए तय नहीं हो पाते हैं, तो उस कहानी का अंत तक आपने इतना अच्छा उसका वर्णन किया है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई समस्या भी नहीं है। ये इतनी इम्प्रेसिव ढंग से आपने उसको व्यक्त किया है कि वो वास्तव में एक काबिले तारीफ बन गई है कहानी। तो मैं संक्षेप में मैंने प्रस्तुत किया, क्योंकि मुझे अभी दो पुस्तकों को और बोलना है। मैं आंडा जी से अनुरोध करता हूं कि वो इसी तरह से अहर्निश साहित्य सृजन में व्यस्त रहें, सक्रिय रहें और आगे भी उनकी बहुत सारी पुस्तकें आनी चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बधाई। अब मैं सुरेश स्वप्निल हालांकि मैं गजल का बहुत बड़ा जानकार या वो नहीं, लेकिन चूंकि गजलें सुनता रहता हूँ, कार्यक्रम में वो भागीदारी रहती है और भाई मुकेश वर्मा जी भी मुझे समारोह में बुलाते रहते हैं, तो सुनने का तो है मुझमें, तो थोड़ी सी समझ भी उसी से उपज गई है। तो मैंने बहुत गजल संग्रह पढ़े, मेरे पास है भी, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुरेश स्वप्निल जैसा इतना बड़ा गजल हमारे बीच, यानी उनके कई शेर ऐसे हैं जो वास्तव में जैसे और लोगों के बसंत के और लोगों के शेर कोट किए जाते हैं, उस लेवल पर स्वप्निल का भी रचना संसार किसी मायने में कम नहीं है। एक ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व जिसने बहुआयामी साहित्य रचा और अपने साहित्य के आकाश को विस्तार दिया। और उनका ये जो संग्रह है हवाओं से उम्मीद, आप देखिए आज हम अपने लोगों से तो कोई उम्मीद कर नहीं पाते,
लेकिन एक रचनाकार हवाओं से कैसी कैसी उम्मीदें करता है जी। यानी कितना आशावाद का कवि है वो। तो और जगह चाहे हमारी उम्मीदें नहीं हो, लेकिन ये पवन, ये हवा हमारी बात को दूर दूर तक पहुंचाएगी। तो ऐसा हवाओं के से उम्मीद करने वाले रचनाकार आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं उनको याद कर रहा हूं मैं। और एक विजय तिवारी का शेर है, याद आता है हवा भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। ऐसे लोग जो रचनाकार होते हैं वो एक हवाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं और एक बेहतर दुनिया बनाने को देखने वाला ये शायर सुरेश स्वप्निल की पुस्तक पर जो भवेश दिलशाद ने जो भूमिका लिखी है बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, बहुत पठनीय। और इतना कल मैंने भावेश को फोन किया, मैंने कहा भाई कितना अच्छा लिखते हो तुम, बहुत सुंदर। उसने कितने उदाहरण दे करके बहुत अच्छे से स्वप्निल को हमारे बीच ला करके खड़ा किया है। मैंने ये देखा कि दुष्यंत जी की तर्ज पर आज बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे रचनाकार गजल लिख रहे हैं, हिंदी गजल लिख रहे हैं। और उससे ये लगता है कि वास्तव में आज गजल ने वक्त के साथ अपना पहरन किस तरह से बदला है। वरना पहले तो यही माना जाता है कि आशिकी और माशूकी और बस ये मोहब्बत और इस तरह की उसमें बात की जाएगी, लेकिन किस तरह से गजल को बिना किसी पक्षपात के आज की जो समसामयिक विसंगतियां हैं, जो विद्रुपता है और जो विषमताएं हैं और जो समाज हमको जैसा दिखाई दे रहा है, उसको गजल में ला करके प्रकट करना ये एक रचनाकार का फर्ज भी है और उसको स्वप्निल ने बखूबी निभाया है। उनकी कई गजलें बहुत अच्छी हैं। एक कैसी असुरक्षा है, ये बहुत साफ गोई का ये शेर उनका कितना वो है, क्या पूछिए कि कैसे निकलते हैं शहर में, दिल्ली तलक में आज हिफाजत नहीं। क्या हमको ऐसा नहीं लगता है क्या? हम तो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो डर लगता है मिसेस के साथ, तो कितना आज हमको डर लगने लगा कि हम हिफाजत में नहीं है। एक आशावाद का शेर देखिए उनका कितना अच्छा है, आज खिलते कमल नजर आए, कुछ मसाइल पहल नजर आए। एक आशावाद की भी कविता रखते हैं और सियासत में भाग लेने वालों को इस तरह से सचेत करते हैं। वो आने लगा मजा जो सियासत में आपको, खतरे में दोस्त आपका ईमान समझना। क्या बात। इतनी बड़ी सीख एक इतना बड़ा रचनाकार आज की नई पीढ़ी को जो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं उनको देता हुआ नजर आता है। एक और उम्मीद का शेर भी मुझे बताना पड़ेगा, एक साक्ष्य के रूप में, वो भी देखिए आप। एक दिन राह पर लाएंगे जिंदगी, ये भी आशावाद की गजल है का शेर है। एक दिन राह पर लाएंगे जिंदगी, मुल्क के रहनुमाओं से उम्मीद। हमें हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, पेसिमिस्ट नहीं। तो स्वप्निल का ये गजल, नहीं तो हम हमेशा ही कहेंगे सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। गजल का ये शेर हमको एक आशावाद और नई पीढ़ी को जो वो संदेश देते हैं, जो आज की जो नस्ल अगर इसको स्वप्निल को पढ़ेगी तो उसको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी। पतवार थामिए की, पतवार थामिए के किनारा है सामने, कब तक यूं ही बहेंगे हवा के मिजाज पर। ऐसे अनेक शेर कहने वाले स्वप्निल जी का जो एक सफर गजल का रहा है और इस पुस्तक के रूप में जो हमको
एक हौसले का कवि हमको मिलता है, एक आशावाद का कवि मिलता है, और बेखौफ बिना किसी डर के साफ गोई से अपनी बात कहने वाला, उनकी ये रचनाएं हमको जो पढ़ने को मिली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बात मुझे और इस पुस्तक में जो बहुत अच्छी लगी वो एक कहना चाहता हूँ मैं कि उर्दू के पास काफी कठिन शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया है, और मुझे भी अगर वो उसका अर्थ नहीं लिखते ना तो मुझे भी डिक्शनरी देखना पड़ता, लेकिन उर्दू के शब्दों का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया है, और अच्छा ये है उसमें कि उन्होंने उसके मानी भी नीचे अंकित कर दिए हैं, तो उसे गजल से गुजरते हुए जब कोई पढ़ेगा तो उसको समझने में आसानी हो जाएगी। अंत में एक शेर उनका कहकर के बात समाप्त करूंगा। जमहूरियत पर देखिए आप, हम जमहूरियत की बहुत बात करते हैं और उदाहरण देते हैं ब्रिटेन का, अमेरिका का और जाने कहाँ कहाँ का। अरे हमारी जमहूरियत तो खुद बहुत अच्छी है, और कब से, आज से नहीं है, ये आज की जमहूरियत थोड़ी है हमारी। जमहूरियत का जनाजा सजा रहे हैं वो, ऐसी जो क्रिटिसाइज करते हैं या जो निराशा की बातें करते हैं वो जमहूरियत का जनाजा सजा रहे हैं वो, कि हिंद को अमेरिका बना रहे हैं। हमें अपने कंट्री पर, हमारी जमहूरियत पर, हमारी प्रजातंत्र, हमारे लोकतंत्र पर हमें गर्व करना चाहिए। ऐसे स्वप्निल के इस गजल संग्रह के लिए मैं उनकी पत्नी कविता, अगर मुझे सुन रही होंगे तो उनको कहना तो पड़ेगा क्योंकि बधाई देता हूं मैं, लेकिन किसी के ना होने पर कितना रंज होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रशंसा व्यक्त करता हूं कि आईसेक्ट ने ऐसे लोगों को भी ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, ऐसे मोतियों को निकालते हैं समुद्र से, और ऐसे नए रचनाकारों को तराशते हैं। बधाई कविता की। अब मैं मेरे बहुत प्रिय, उनका नाम लेता हूं मैं भावुक हो जाता हूं। राजेंद्र वर्मा से मेरा बहुत करीबी रिश्ता था, इस मायने में था कि उनके पिताजी श्री बनवारी लाल वर्मा के सानिध्य में मैंने कई गोष्ठियों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उपस्थिति कराई है, कभी कोई रचना पाठ नहीं किया, और उनको मैंने बड़े मन से सुना। और जितने वो शालीन थे, आप देखिए, बाड़े पूत पिता के कर्मा, यानी ये राजेंद्र वर्मा उसकी मिसाल बने जाते। उन्होंने अपने पिता की उस विरासत को कायम किया। वो जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे वैसे ही राजेंद्र भी रहे। उनके एक बेटे यहाँ दूरदर्शन में, वो भी वैसे ही संस्कारवान हैं। तो राजेंद्र एक ऐसे अत्यंत विनम्र, शालीन और निरभिमानी, उपलब्धियों को प्राप्त किया। अभी सेवानिवृत्त होने के पहले उनका भी तो बहुत टाइम था इतना, लेकिन कार को वो दूर रख के आते थे। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उनके साथ एक पुलिस का सिपाही था। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। तो लेकिन आप ये देखिए, रचनाकार जो होता है वो अपनी रचना में कहीं ना कहीं उपस्थित होता है। वो कभी तो भवानी दादा कहते थे ना, जैसा दिखता है वैसा लिख और जैसा लिखता है वैसा दिख। तो आप देखिए, कोरोना ने उनके प्राण ले लिए, लेकिन वो रचनाकार पहले ही कैसे संभावना व्यक्त कर गए थे। वो पिंजरे से उन्मुक्त पंछी
जाते जाते कह गया, स्वाद आजादी का है कैसा, एक पल बतला गया। रो रहे हो क्यों निरर्थक, जीव के अवसान पर, तुम पर मुक्ति का है ये तो आया, ये तो आत्मा समझ गई। मुक्ति का पर्व मनाने वो निकल गए। लगता है उनको कुछ ऐसा अंदर अंदर लगने लगा होगा, और वो नहीं हो पाया। इसकी पीड़ा से कुछ डिग्री में बहुत कम होगी, लेकिन मुझे भी बेहद ज्यादा। इस तरह से चोट कर रहा है, प्रहार कर रहा है व्यवस्थाओं के ऊपर, बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन वो एक रचनाकार अपना फर्ज निभाते हैं। रचनाएं उनकी बेहद अच्छी है, समय की रचनाएं हैं उनकी सारी। अगर संवाद न हो तो रिश्ते टूट जाते। कितनी बड़ी बात कह गए। कृष्ण नहीं मुझे कर्ण चाहिए, ये कविता भी उनकी गजब की पढ़ने वाली। पित्र पर जो उन्होंने कविता लिखी वो भी बहुत। लोकतंत्र बनाम भीड़ तंत्र में जनपथ पर भूखे नंगों की भीड़ दिखाई देती। बताइए आप, ये साहस करने वाला रचनाकार, जनपथ पर भूखे नंगों की भीड़ दिखाई देती है। कितना बड़ा वाक्य बोल दिया उन्होंने। अपने राजपथ पर चंद वंशों की जागीर दिखाई देती है। बताइए आप, ये लिखना एक बहुत साहसिक कार्य है जो, लेकिन राजेंद्र ने उसकी परवाह नहीं की। तो कवि धर्म का उन्होंने निर्वाह बेबाकी से किया। चौथा स्तंभ उनकी बहुत, आप देखिए, आप चौथा स्तंभ तो स्तंभ कितना सभी बड़े नेता लोग भयभीत होते हैं, लेकिन वो साहब कहते हैं कि पैसा लेकर के महिमा मंडित किया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर रचनाकार लिख रहा है ये, यानी इतना साहस होना चाहिए कि पैसा लेकर के रचना, पैसा लेकर समाचार और महिमा मंडित किया जाता है। ये शब्द जो डाल दिया उन्होंने, महिमा मंडित किया जाता है। तो हम सब भी पेपर्स में समय पढ़ते देखते रहते हैं। देश प्रेम की जो कविता है उसमें दर्जा एक खास, कश्मीर का दर्जा वो हटा, उस पर जो पूरी रचना उनकी है, अरे क्या कहने हैं। अरे वो रचना तो ऐसी है कि बहुत इतने अच्छे उन्होंने अपना अपार अटूट देश प्रेम को उन्होंने उसको जो प्रकट किया है, वो किस्सा थैली वाली। तो सब तरह की उनकी जो भी रचनाएं हैं, उन सबको देख करके मुझे पढ़ करके ये लगा कि जो आचार्य विश्वनाथ ने जैसे कहा था ना कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अगर वाक्यों में रस देखना है, छंद और उसके झंझट में नहीं पड़ना, शब्द और उसके अर्थ अगर हम देखें, उसका भाव देखें, तो इसके अनुसार तो मैं कहूंगा कि सर्वोत्तम शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर का ये उनका राजेंद्र वर्मा का ये
कविता संग्रह बन गया है और पूरी कविताएं उनके स्वभाव से निकली हैं, आवाज गति से निकली है। जैसा मैंने हंडा जी को कहा, एक्सटेम्पोर ओवरफ्लो जब होता है पावरफुल फीलिंग्स का, तब वो भावना है, वो अनुभूतियां शब्दों को अंकित होती हैं, शब्दों की माला में पिरो दी जाती हैं। ऐसे बहुत बड़े रचनाकार को मैं आज स्मरण करते हुए मैं ये कामना करता हूं कि उनकी ये कृति उनको सुयश दिलाएगी, आनंद जी की कृति उनको सुयश दिलाएगी, स्वप्निल जी की कृति भी उनको बहुत सुयश दिलाएगी। आज मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तीनों किताबों पे आपने इतना सुचिंतित रूप से और इतने विस्तृत तरीके से कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारी किताबों हमने कहा था कि सुपाठक के हाथों में पहुंचाना हमारा प्रकाशक का अंतिम कर्तव्य है। सो भारत शरद कोकाश जी सुरेश स्वप्निल को याद कर रहे हैं। एक लंबा चौड़ा चैट उन्होंने लिख के भेजा है, आग्रह भी किया है कि से सबके सामने में पढ़ दूं। शरद कोकाश जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, संतोष चौबे जी के घर भी वे पहली बार मुझे लेकर गए थे। वे से आशय है सुरेश स्वप्निल जी के बारे में। संतोष चौबे जी के घर भी वे पहली बार मुझे लेकर गए थे। एक तरह से भोपाल के साहित्यिक जगत से, मध्य प्रदेश के साहित्यिक जगत से मेरा परिचय उन्होंने कराया था। सुरेश और मेरा साहित्यिक बचपन एक साथ बीता। उनकी कविताएं सभी समकालीन कवियों की कविताओं से अलग है। फिर वे गजलों की क्षेत्र में गए। उर्दू का गहन ज्ञान और गजल की परंपरा से वे अच्छी तरह से वाकिफ रहे। उनकी गजलों को सोशल मीडिया के पाठक बहुत पसंद करते थे। एक किताब उनकी गजलों की आई थी, लेकिन वे उससे उसकी छपाई और प्रकाशन के स्तर पर खुश नहीं थे। अगर वे होते तो हवाओं से उम्मीद के इस प्रकाशन से उनकी उम्मीद पूरी हो जाती। मेरे अभिन्न मित्र की किताब प्रकाशित करने के लिए आइसेक प्रकाशन और टीम के सभी समस्त सदस्यों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। शरद कोकाश, दुर्ग, छत्तीसगढ़। धन्यवाद। ये अपने मित्र को बहुत शिद्दत से याद किया है शरद कोकाश जी ने। हमारे साथ मुकेश वर्मा जी उपस्थित हैं, हमेशा ही उपस्थित रहते हैं। आइसेक पब्लिकेशन की निर्देशक है मुकेश वर्मा जी। हमारा प्रकाशन उन्हीं के दिशा निर्देशों से अग्रसित होता है। प्रकाशन की एक एक पुस्तक पर उनकी अभिभावकीय उपस्थिति को लक्षित किया जा सकता है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज जिन 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ उन पर न सिर्फ एक प्रकाशक के हिसाब से बल्कि एक लेखक के हिसाब से भी अपनी प्रतिक्रिया रखें। श्री मुकेश वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज ये तो प्रकाशन के महत्वपूर्ण समय है कि हम एक साथ 3 ऐसे लेखकों की किताबें सामने लाए हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, और ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि बीच में उनकी यात्रा रुकी भी। तो एक तरह से ये हमारे लिए उत्सव और आह्लाद का समय है, लेकिन इस पर एक शोक की जबरदस्त छाया भी है। और लेकिन ये लगता है कि हमारे साथ अभी भी हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें प्रेरणा देते रहेंगे, हमें उसी तरह प्रोत्साहन देते रहेंगे ताकि हम लगातार अपने उन कर्तव्यों को पूरा करते रहें जो कि हमने विश्व रंग के चार्टर 2019 में निश्चित रूप से दर्ज किए थे कि हम नए और प्रतिभाशाली लेखकों को, अनुभवी और महत्वपूर्ण लेखकों की रचनाओं को जनता के सामने
कम मूल्य पर और बहुत अधिक विस्तार प्रचार प्रसार के साथ सामने लाएंगे। विश्व रंग के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं और वो जो एक मिशन के तौर पर संतोष चौबे के नेतृत्व में विश्वव्यापी एक घटना के तौर पे आज याद किया जाता है और उसकी पुनरावृत्ति अब हर साल हो ऐसी भी उम्मीद लगाई जाती है। तो उसमें जो सबक दिए गए थे, जो हमको हमारा जो शिक्षण हुआ था, उसी से आईसेक्ट प्रकाशन भी निकला है। इसलिए हमारा जो लक्ष्य है वो किसी भी स्तर पर लाभ कमाना नहीं है। लाभ कमाने के लिए बहुत सारे दूसरे काम किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कलाओं और साहित्य के उन्नयन के प्रति प्रतिबद्ध हैं और ऐसे लोगों को सामने लाना चाहते हैं जिनकी रचनाएं अभी तक जनता के सामने और साहित्य जगत के सामने नहीं आई हैं, तो हम विशेष रूप से इस कोशिश में रहते हैं कि इन लोगों को हम सामने लाएं और उनकी रचनाओं को केवल प्रकाशित ना करें, उनको हम एक बहुत अच्छा व्यापक मार्केट दें, उनका प्रचार प्रसार करें, उनके बारे में लोगों को बताएं और इस तरह से साहित्य जगत में जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनकी उपयोगिता, उनकी अनिवार्यता को हम स्थापित भी कर सकें। दरअसल ये संतोष चौबे जी का स्वप्न है जो उनको उनके प्रातः स्मरणीय पिता वनमाली जी के से मिला और वस्तुतः हम लोग वनमाली जी के स्वप्न को ही पूरा कर रहे हैं, संतोष जी के माध्यम से कर रहे हैं और अब ये हम सबका स्वप्न बन गया है, हम सबका मिशन बन गया है। अब आप जितने हमारे साथ लोग हैं, जो भी पाठक हैं, जो भी लेखक हैं, वो जो आईसेक्ट प्रकाशन से छपे हैं या जिनकी किताबें आ रही हैं, वो एक बहुत बड़े परिवार के सदस्य बन चुके हैं और इन सब की ताकत से, इन सब की शक्ति से हम लोग अब ये हौसला रखते हैं कि हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे जो सजन केंद्र हैं वो करीब 150 से अधिक हैं पूरे देश में और ये जो 150 केंद्र हैं ये शहरों में नहीं है, ये गांव में है और ये भी संतोष जी की कल्पना के अनुरूप ही बने हैं ताकि जो दूर दरांत के गांव हैं जहां पर किताबों की पहुंच नहीं है, जहां पर साहित्य की गति नहीं है, वहां पर इन किताबों को पुस्तकों के माध्यम से इस ज्ञान को, इस साहित्य को वहां तक पहुंचाया जाए और यह काम हम बखूबी कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो मोटो है, हमारा जो लक्ष्य है वो लाभ अर्जन नहीं है बल्कि साहित्य को दूर दूर तक पहुंचाना है और इस बड़े यज्ञ में आप सब हमारी मदद करेंगे। आपका जैसा आज हमें साथ मिला है ये साथ हमें लगातार मिलता रहेगा और मैं ये महसूस करता हूँ कि आईसेक्ट प्रकाशन में जो काम होता है वो एक निष्ठा और उत्साह के साथ काम किया जाता है। ये कोई दफ्तरी काम नहीं है। मैंने देखा है, आप लोग भी कभी आइए उस प्रकाशन में बैठिए तो आप देखेंगे कि वहाँ का वातावरण उस तरह का है कि जैसे कोई घर में बैठ करके सब अपने अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी को देख रहे हैं, अपने अपने दायित्व निभा रहे हैं। इसमें आप लोगों का भी जब हमें साथ मिलता है तो ये हमारा हौसला बढ़ता है। तो लगता है कि हमारी पीठ पर, हमारे कंधे पर किसी का हाथ है और ये जो हाथ है इसकी हमको पूरी कीमत चुकाना है, इसका हमें विश्वास रखना है, इस विश्वास को बनाए रखना है। तो मित्रों, आप सभी से यही उम्मीद है कि आईसेक्ट प्रकाशन को आपने अब तक जो प्रेम दिया है, जो स्नेह दिया है, जो प्रोत्साहन दिया है, उसको लगातार बनाए रखें। अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, अपने परिचितों में इस बात का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। अपनी किताब को उन तक भेजें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर राजेंद्र वर्मा ने कोई किताब लिखी है तो राजेंद्र वर्मा ने अपने लिए किताब नहीं लिखी, उन्होंने एक बहुत लंबे समुदाय के लिए वो किताब लिखी थी। तो उन लोगों तक वो किताब पहुंचनी चाहिए। सुरेश स्वप्निल की किताब भी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनके लिए वो किताब लिखी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लक्ष्य की पूर्ति करने में आप सभी सहायक होंगे। मुझे कुछ विशेष ज्यादा बोलना नहीं है, यहाँ तो मैं खुद ही संतोष जी को सुनने आया हूँ क्योंकि उन्होंने इन तीनों किताबों को पढ़ा है और
वो कुछ उसमें बहुत विशद और विशेष रूप से कुछ बोलेंगे जो वाकई सुनने लायक होगा। बहरहाल आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हमारे साथ नहीं हैं उनका शोक तो हमारे दिलों में है, लेकिन उनकी जो स्मृति है वो हमारे साथ है, हमेशा रहेगी और उससे हम प्रेरणा पाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस साझा स्वप्न की बात की थी, उसका जो प्रथम बीज जिन आंखों में खुआया था वे श्री संतोष चौबे जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और उनका होना किसी भी कार्यक्रम को दस्तावेजी अपने आप बना देता है। क्या है कि श्री संतोष चौबे जी के विचार प्रकट करने से पहले कुछ कहना और उसके जस्ट बाद कुछ कहना, ये दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जिसके जल्दी बीत जाने की कामना श्रोता करता है, क्योंकि वो उन्हें सुनना चाहता है। तो किसी भी कार्यक्रम में मुझे व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी अच्छा बोलना होता है मैं पहले ही बोल चुका होता हूं कि उसके बाद मुझे मौका नहीं मिलता। तो आप सबकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, वरिष्ठ कथाकार, कवि, उपन्यासकार, विश्वरंग के निदेशक श्री संतोष चौबे जी से आग्रह करूंगा कि वे आएं और श्रोताओं की इच्छा का सम्मान करते हैं। श्री संतोष चौबे जी। धन्यवाद कुणाल। मेरी आवाज आ रही है सब तक? जी 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 जी। आदरणीय भाई महेश सक्सेना जी, आदरणीय मुकेश वर्मा जी, हमारे आज के तीनों लेखक या उनके प्रतिनिधि राजकुमार हांडा जी, मैं उनको भाई साहब कहूँगा, भाई राजकुमार हांडा जी, किरण जी, कविता जी, और जितने श्रोता इसमें जुड़े हुए हैं, लगभग 40 से अधिक श्रोता इसमें थे, अभी भी काफी लोग हैं। उन सबका मैं स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं, और तीनों लेखकों को लेखकों को या प्रतिनिधियों को उनके शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। काफी बातें किताबों पे हो चुकी, लगभग 1.5 घंटे का समय हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि लंबा ना बोलूं और कुछ संक्षिप्त टिप्पणी करूं। हालांकि फिर क्या होता है ये आगे की बात है। तो एक तो महेश जी ने तीनों किताबों पे बहुत अच्छा बोल लिया है और उनका परिचय भी उन्होंने दिया उनके गुणों के बारे में। तो किताबों पर अलग अलग शायद बोलने की उतनी आवश्यकता, क्योंकि वो उन्होंने पूर्ति कर दी है। पर मैं सबसे पहले, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये परिवार जैसा है। परिवार की बात मुकेश भाई ने की, खंडवा का बहुत जिक्र हुआ, और खंडवा जब भी चर्चा में आता है तो मैं उतना ही प्रफुल्लित महसूस करता हूं जितना कि भाई राजकुमार कर रहे होंगे या भाई कमर कर रहे होंगे, या हमारे खंडवा से जुड़े मुकेश भाई की भी ससुराल खंडवा की है। तो और मैं आपको बताऊं, खंडवा में बोलने गया था, 65-66 के स्टूडेंट्स का बैच था, और एक बार तो मैं अम्मा के साथ गया था, एक बार अकेले भी गया था। मैंने उस समय भी उनसे कहा कि आज भी मुझे सपने जो हैं वो खंडवा के ही आते हैं। मतलब आपके बचपन की जो यादें हैं और जो बचपन आपको मन में बसा रहता है, राजकुमार जी ने उसका कई जगह जिक्र किया है, मुझे खंडवा की वो बहुत सारी यादें हैं जो मेरे मन में लगातार बसी रहती हैं। फिर मैंने जाना आना शुरू किया बाद के समय में, शुरू में 20-25 साल में कटा रहा। फिर वहाँ शरद जैन जी और बहुत सारे नए लोग मिले, दादा के बहुत सारे शिष्य मिले। तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं खंडवा एक बार पैदल घूमूं, पूरा खंडवा पैदल घूमूं और दोबारा देखूं। तो ये काम मैंने 2-3 बार किया, और उसकी गलियों में घूमना, उन जगहों पर दोबारा जाना, वो दूध तलाई अब तालाब तो रहा नहीं, लेकिन उसके आसपास थोड़ा समय गुजारना, स्कूल में जाना जहाँ दादा थे, मेरी बहनें जहाँ पढ़ती थी उन स्कूलों में जाना, मेरे अपने स्कूल नॉर्मल स्कूल में जाना जो मैं 5वीं-6वीं तक पढ़ा, पड़ावा में रात में घूमना घामना, शीतला माता के मंदिर जाना, जो भवानी माता का मंदिर है वहाँ जाना।
तो ये सारा मुझे इतना प्रिय है कि मैं जितनी बार भी खंडवा जाता हूँ एक काम ये करता ही हूँ। और मुकेश वर्मा जी भी एक दो बार मेरे साथ इस पदयात्रा में रहे और हम लोगों ने खंडवा काफी घूमा। एक बार भाभी गई थी मेरे साथ, मुकेश भाई साहब के साथ गई थी, तो वो भी बड़ी इमोशनल हुई खंडवा को लेकर। तो खंडवा में ऐसी कोई बात है कि वो लोगों के दिल में बस जाता है, और फिर शायद बचपन का हर शहर लोगों के दिल में बसा रहता होगा। तो खंडवा अपने आप में एक प्रतीक भी है, जैसे कि गांव प्रतीक होते थे, ऐसा खंडवा। पर खंडवा के लोग जो हैं वो बिल्कुल मुझे बड़े प्रेमिल और बड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह से जब राजकुमार हांडा जी का जिक्र हुआ तो मैंने पूछा महीप से कि ये खंडवा के हैं, उनकी किताब हम लोग कर रहे हैं? तो बोले हाँ, वो आपको जानते हैं अच्छी तरह से और दादा को भी जानते हैं, और इंदौर में है फिलहाल, लेकिन खंडवा के ही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनकी किताब जरूर करेंगे, और इस तरह ये किताब आपके सामने है। मुझे याद है कि खंडवा में हांडा फैमिली बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली मानी जाती थी, और चाची जी यानी जिनका जिक्र अभी हुआ वो हमारे घर बहुत आती जाती थी, अम्मा की दोस्त भी थी, और वो वहाँ की एक सोशल सीन में बहुत ही एक्टिव महिला थी। हांडा साहब स्वयं बहुत एक्टिव और इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे मुझे उनकी याद है। एक बार वो इंडस्ट्री दिखाने भी ले गए थे, तो मैं उस फैक्ट्री को देख के आया था, दादा के साथ गया था, छोटा था, लेकिन उनकी इंडस्ट्री की भी मुझे याद है। और शाम को अक्सर दादा के पास आके वो बैठते थे, तो बाहर पानी का छिड़काव वगैरह किया जाता था। एक हौद थी और बाकी अमरूद का पेड़ था, और बहुत सारे खुशबूदार पेड़ भी थे। तो अच्छी बातचीत मतलब उस दौरान पड़ावा मोहल्ले के लोगों की, और रामनारायण उपाध्याय जी का भी हमारे आना जाना था। परसाई जी भी कई बार वहाँ आए, हमारे घर आए। भवानी दादा तो मतलब लगभग मित्रवती थे दादा के, और रामनारायण जी भी बहुत मित्रवत थे। तो ये लगातार चलती थी साहित्य श्रृंखला, और वो आते थे, उनकी रचनाओं में सुधार करते थे। आपको मालूम ही है, अभी अजातशत्रु का जिक्र हुआ, लेकिन विष्णु खरे भी उनके शिष्य थे। और विष्णु खरे ने एक बार यहाँ भोपाल में कहा था कि वनमाली जी ने ही मुझे बनाया, और बाद में विष्णु इतने बड़े पोएट हुए, पूरा देश उनका सम्मान करता था, लेकिन विष्णु खरे भी और अजातशत्रु भी और बहुत सारे लोग। तो ये स्वाभाविक है कि जब उनकी बात हो तो मन थोड़ा भावुक हो। और फिर बाद में तो मैंने उनको मशाल की तरह पकड़ लिया, और जहां जहां वो थे, जैसे खंडवा या बिलासपुर या भोपाल, इसको मैंने अपना गहराई से कार्यक्षेत्र बनाया। और अब तीनों जगह विश्वविद्यालय हैं, बिलासपुर में विश्वविद्यालय है, भोपाल में विश्वविद्यालय है, खंडवा में विश्वविद्यालय है। और पूरा कल्चरल मूवमेंट जो वनमाली कथा सम्मान से शुरू हुआ था 1992 के आसपास, वो विश्व रंग तक जा पहुंचा है। और मुझे कभी लगता ही नहीं कि वो मेरे साथ नहीं है, हर समय लगता मेरे साथ ही है। मतलब मैं कभी भी ऐसी चर्चा कर लेता हूँ, उनके बारे में लिख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, और जो भी उनके मित्र या उनके शिष्य मिलते हैं उनके साथ मुझे बहुत मजा आता है बात करने में। बिलासपुर भी गया था, तो खूब सारे पुराने लोग जिनको कि अब उनके स्टूडेंट कहना थोड़ा अटपटा लगेगा, वो सब 65-70 लोग हैं, और उनसे लेकिन मुझे बड़े प्रेम से मिलते हैं। और विष्णु ने तो यहाँ कहा भी था कि ये जो भाई साहब आपका प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, इनको मैंने गोद में खिलाया था। तो विष्णु ने ये बात कही भी थी यहाँ पर। तो इसके साथ कि ये बहुत ही पारिवारिक कार्यक्रम हो गया, और खंडवा का इसमें इतना प्रेम से जिक्र हुआ, मुझे बहुत सारी स्मृतियां। और फिर अंत में मैंने तय किया, खंडवा हमारा 5वां विश्वविद्यालय है। मुकेश भाई भी कहते थे कि उसका नाम जेपी चौबे के नाम पर ही होना चाहिए, ऐसा वो कहते थे। पर मैं पता नहीं, अजातशत्रु ने कहा, यहाँ पर अक्षय कुमार जैन भी थे, कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो तुम्हारे पिता थे, तुम इतनी दूरी बोलते समय या बाकी चीजों में रखते हो, और इतना इम्पार्शियली मतलब उनको देख पाते हो, इम्पार्शियली उनके ऊपर बात कर पाते हो। तो मैंने नाम तो सीवी रामन रखा, लेकिन हर जगह जेपी चौबे लाइब्रेरीज हैं, वनमाली पुस्तकालय हैं, वनमाली कंप्यूटर सेंटर्स हैं, वनमाली कथा सम्मान है, और वनमाली जी अब एक वैश्विक परिदृश्य में भी जाने पहचाने जाते हैं। उनकी किताबें भी सारी मैंने दोबारा पब्लिश कराई हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ मैं राजकुमार हांडा जी को बहुत बधाई देता हूँ।
मैं वाकई कहूं कि मुझे राजकुमार भाई इतना लिखते होंगे या उनके पास इस तरह की भाषा है, ये मतलब मालूम ही नहीं था। मैं उनको स्पोर्ट्समैन की तरह याद रखता हूँ। मतलब हमारे स्कूल के जो हीरोज थे, हमसे सीनियर थे, तो खेलते थे, मतलब ये हॉकी खेलते थे और दूसरे गेम्स खेलते थे, और मैं उनको स्पोर्ट्स पर्सन की तरह याद करता हूँ। ऐसे ही अभी मैं गया था तो एक हीरा पहलवान माने जाते हैं, हीरू भैया उनको बोलते हैं खंडवा में, वो उस समय के बड़े फुटबॉलर थे और वो खंडवा की अहीर कम्युनिटी के हैं। अब वो खंडवा के बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मुझे देख के बोला, मैंने कहा कि आप तो हीरो भैया फॉरवर्ड खेलते थे फुटबॉल, और कभी कभी राइट में खेलते थे। तो बोले यार तुम्हें अभी भी याद है? और मैंने कहा आप थे, गणेश तिवारी होते थे जो सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे, और बहुत सारे लोगों की मुझे याद है। तो बचपन की उनकी याद मुझे एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह थी। लेकिन इसको देख के लगा कि राजकुमार हांडा के पास में वो संवेदना बनी रही, जो कि तमाम बैंकिंग के काम और जो दूसरे काम उन्होंने किए, या इंदौर में वो रहे, उतने बड़े शहर में रहे, लेकिन उन्होंने वो एक जो छोटे शहर की संवेदना है और जो एक प्रेमिल भाव है वो लगातार बनाए रखा है। उनके गद्य में मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी वो उनकी बहुत ही सहज भाषा है। मतलब कोई श्रृंगार नहीं है, कोई बनावट नहीं है, और प्रेम से और इतनी सहजता के साथ वो एक घटना का विवरण देते हैं। तो अभी कुछ जिक्र उन्होंने किया, मैंने भी कुछ मार्क करके रखा है, बहुत सारी चीजें मार्क की थी। जैसे रिश्तों में नयापन नहीं आता, एक बहुत अच्छी घटना है। भारत की सरजमी एक बहुत अच्छी घटना है। अनोखा रिश्ता एक बहुत अच्छी कथा है। इसके पहले कि मैं थोड़ी एक दो बातें और कहूं, मैं ये स्पष्ट करूं कि ये तीनों किताबें पढ़ के, विशेषकर दो किताबें जो नवोदित लोगों की मानी जाएंगी, यानी राजेंद्र वर्मा जी की किताब और राजकुमार हांडा जी की किताब, आप देखिए मुकेश भाई की जो वरिष्ठ कथाकारों और वरिष्ठ कवियों में जिन चीजों को लेके उत्साह खत्म हो गया है, जैसे कि राष्ट्रभक्ति को लेके कोई उत्साह बड़े कवियों में नहीं दिखता। आप देखिए कि उनके पास एक राष्ट्र प्रेम की अच्छी कविता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिन भावनाओं से आमजन जुड़ा हुआ है, या जिन भावनाओं से आमजन अपने आप को अभी भी बहुत निकट पाता है, वो भले ही कश्मीर का मुद्दा हो, वो भले ही राष्ट्रभक्ति की बात हो, और राजेंद्र वर्मा जी तो अपना बहुत से समर्पण जैसी कविताएं उसमें लिखी हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस तरह की जगह पे हूँ जहां पर मुझे लोगों की रक्षा करने का काम दिया गया। या सवाल खड़ा करते हैं कि भाई कश्मीर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा करते। तो एक तो इन सभी रचनाकारों में, विशेषकर पहले के दो रचनाकारों में, प्रकृति प्रेम। आप सोचिए कि प्रकृति पे आजकल कौन लिख रहा है? कोई बड़ा कवि प्रकृति पे नहीं लिख रहा है। न प्रकृति को लेकर बहुत बिंब या चित्रण मिलता है। राजकुमार भाई के यहाँ जल पर एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, और भी 2-3 कविताएं मैंने मार्क की हैं, आपको बताऊंगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही तो राजकुमार हांडा के पास में एक तो नैतिकता बहुत प्रबल है। मतलब वो नैतिक कार्यवाहियों की तरफ जाना चाहते हैं, वो सीख को कविता में लाते हैं, वो राष्ट्र प्रेम के भी कवि हैं, और प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, एग्जैक्टली यही फीलिंग किसी और फॉर्म में आपको राजेंद्र वर्मा के यहाँ भी मिलती है। यानी आज का जो आम जन है उसके पास अगर कविता को पहुंचना है तो उसको इन फीलिंग्स तक जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इन फीलिंग्स को दोबारा अपनी कविताओं में लाना पड़ेगा। बड़ा कवि इससे दूर हो गया, पता नहीं कौन से विश्व में रहता है और पता नहीं कौन सी चीजें लिखता है। मैं 1-2 चीजें मार्क की थी, आपको एक कविता सुनाता हूं जो जल ही जीवन है कविता, अंतिम कविता है। अच्छा, एक कथा तत्व भी है, मतलब उनकी कविताओं में भी एक कथा तत्व है, मतलब कहानी जैसी कविता में सुना देते हैं, और वो मुझे विष्णु खरे का प्रभाव दिखता है। विष्णु खरे के यहाँ बहुत सारा एपिसोडिक और कविता का कथा का तत्व है। मुझे बचपन से नदी तालाब में नहाने तैरने का बहुत शौक है। एक बार पुरी के सागर तट पर खड़ा कुछ अनजान लोगों को देख रहा था।
देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए लोग, हर व्यक्ति की पानी के साथ मिलते ही उछल कूद अलग थी। मद्रास से आए लोग पानी में कुछ और क्रियाएं कर रहे थे और पंजाब से आए स्त्री पुरुष कुछ और अटखेलियां कर रहे थे। मैं भी अपने तरीके से पानी की लहरों का आनंद ले रहा था, कभी आगे जाता, कभी पीछे आ जाता। पानी की लहरों के साथ अचानक मेरे पैर में कुछ लगा, मैंने उसे दबा लिया। जब पानी वापस चला गया तो मैंने उठाकर देखा कि एक सुंदर सफेद शंख था। मैं इतने सुंदर शंख को देखते ही रह गया। आज भी वह शंख मेरे मंदिर में है, वो पूजा होती है। दूसरे दिन फिर समुद्र में नहाने गया। कुछ देर बाद ऐसा लगा कोई वस्तु पैर से टकराई। मैंने जब उठाया तो एक बड़ी सीप थी। लाकर उसे खोला तो एक चमकता मोती, जिसने मेरी किस्मत बदल दी। उस दिन से मेरी हर बात सही होने लगी। अब इसमें कविता में एक ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन एक कथा तत्व है और एक तरह का की जिज्ञासा और एक तरह का चमत्कार भी है, और थोड़ा सा अगर पॉलिश किया जाता तो कविता एकदम डिफरेंट और बहुत अच्छी कविता बनती। इसी तरह अभी महेश सक्सेना जी ने कहा, नर्सों पर इनके पास बहुत अच्छी कविता है। आज मैं अकेला हूँ एक बहुत अच्छी कविता, वो खुशी के बारे में बात करते हैं। पत्नी पर एक बहुत अच्छी कविता है। मुझे पता नहीं कि भाभी का क्या समाचार है, लेकिन वो एक ऐसी कविता है जो पास्ट टेंस में जाके लिखी गई है और बहुत बहुत मतलब मन से लिखी कविता है, तो उनको खूब याद करते हैं जिसको। एक और कविता पिता पर है जिसका जिक्र महेश सक्सेना जी ने किया, और यहाँ पिता को कलाकार कहा गया है। मतलब इस कविता में पिता को कलाकार कहा गया है। ऐसा नहीं कि वो आश्रय हैं, मतलब पेड़ के बारे में कई तुलना की जाती है, लेकिन यहाँ पर पिता को एक ऐसा आदमी देखा गया है जो बहुत सारा काम जगल करके बच्चों पर अपनी छाया बनाए रखता है और वो एक कलाकार की तरह दिखता है। तो ये एक नई तुलना मुझे इसमें देखने मिली। और एक बहुत सुंदर कविता, कुछ हिस्सा उन्होंने पढ़ा था, ये भाषा के साथ खेल की कविता है। भैया मैं इंदौरी हूं, एक बात आप सबसे कह रिया हूं, मैं एक सुंदर स्वच्छ शहर इंदौर में रह रिया हूं। सारी दुनिया में दूर दूर तक इस शहर के लोग रह रही हैं जो वहां खाते होंगे पिज्जा बर्गर। मैं यहाँ सराफे में पोहे जलेबी रबड़ी का मजा ले रिया हूं। मैं एक सुंदर स्वच्छ शहर इंदौर में रह रिया हूं। सफर में लोग पराठे भिंडी बनाकर ले जाते हैं। इंदौरी सेव परमल खाकर सफर कर रही हैं। लोग घूमने के लिए चीन जापान जाते हैं। मैं तो यहाँ खान नदी या बूलिया छतरियों के आसपास घूम रहा हूँ। लोग बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रही है। मैं इंदौर के IIM कॉलेज के आसपास घूमकर कुछ सीख रहा हूँ। गर्मी में लोग पहाड़ों पर घूम रही हैं। मैं खंडवा रोड पर ग्वाला घाटी में घूम रहा हूँ। भैया मैं एक सुंदर स्वच्छ इंदौर शहर में रह रहा हूँ। तो ये एक ऐसा मतलब ये एक्चुअली मालवा का कैरेक्टर है। इसको पढ़ते हुए मुझे मालवा का कैरेक्टर ध्यान आया कि जो लोग मालवा के भीतर, मालवा ही सबसे सुंदर, और बहादुर शाह जफर का और बाज बहादुर रानी रूपमती के जो शेर हैं, कुछ दूसरे की बातें इसमें हैं। इसमें इंदौर को ग्लोरीफाई तो किया गया है, लेकिन अपनी 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 दिनचर्या को भी एक तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से देखा गया है। और मालवा में जो एक तरह का, ये राजेश जोशी हमारे मित्र कहते थे कि मालवा के लोग जो हैं वो इंदौर और इंदौर के लोग सराफे से आगे नहीं सोचते हैं। तो इंदौर में एक तरह की वो भी है कि बहुत लोकलाइजेशन है कैरेक्टर में। ये मालवा कैरेक्टर की कविता है। एक और तो उनके पास जल, पिता, माता, पत्नी के लिए बड़ी इंटीमेट कविताएं हैं, और दूसरी ओर कुछ इस तरह की कविताएं में जिसमें व्यंग्यात्मकता है, कविता का मदा भी है। मैं गद्य के बारे में पहले ही कह चुका हूं, अलग अलग कहानियों का जिक्र नहीं किया। मैं एक ही बात कहूंगा कि राजकुमार भाई के पास ये जो घटनाएं हैं ये एक्चुअली कहानी का रॉ मटेरियल है, इनसे कहानी बनती है। तो थोड़ा कहानी के लिए प्रैक्टिस और थोड़ा देखने की जरूरत पड़ती है। और हेडिंग्स भी इनके बड़े, जैसे वो आदमी है वैसे इनके हेडिंग्स भी हैं, तो सीधे साधे सिंपल हेडिंग रखे हैं। लेकिन कहानी थोड़ा चमत्कार मांगती है तो वो हेडिंग भी बदल सकते हैं। हेडिंग में से हमारे जो शुरुआती गुरु और मित्र थे, दादा तो खैर वनमाली जी कहते थे कि कहानी में ड्रामेटिक एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है और कथानक का होना बहुत जरूरी है। तो प्लॉट और
ड्रामेटिक एलिमेंट जो सक्सेना ने जिक्र किया। ड्रामेटिक एलिमेंट पर्याप्त है, पर वो उसको उभारते नहीं, उसको एक स्टेटमेंट की तरह रखते हैं। और एक और हमारे मित्र कथा गुरु नवीन सागर थे, वो कहते थे पहले वाक्य से पाठक को अंदर आना है और हेडिंग से ही अंदर आ जाना चाहिए। तो हेडिंग वगैरह पे बड़ा विचार किया जाता है। मतलब हम लोग तो, मैं अभी भी लिखता हूँ तो कुणाल से पूछता हूँ कि कुणाल यार ये हेडिंग बना कि नहीं बना। हमने एक अभी लघु उपन्यास लिखा है, उसका 3 बार हेडिंग बदला। तो कथा अगर शिल्प है और कथा अगर कला है तो उसमें हेडिंग से लेके अंतिम तक और क्लाइमेक्स तक एक तरह का काम लगता है। सारी घटनाएं बहुत सुंदर हैं, बहुत इंटीमेट हैं, लिखी बहुत सहज भाषा में गई हैं, पर उसमें से थोड़ा सा कथात्मक तत्व गायब है, उसको डालना चाहिए और विस्तार करने से डरना नहीं चाहिए। और भाई साहब ने ठीक कहा, महेश जी ने, कि उसमें कथोपकथन मतलब कुछ यदि डायलॉग होता है तो कहानी खुलती है। इस तरह अगले प्रयासों में वो निश्चित रूप से ज़्यादा बड़ी कहानियां लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर हेडिंग्स उनके होंगे। अभी वो एक घटना की तरह दिखती है, तो कहानी एक हेडिंग मांगती है। मैं आपको कथादेश के कुछ अंक भेजूंगा। तो कथादेश एक हम लोगों का प्रयास है जिसमें 18 खंडों में हमने कहानियां देश भर की 600 लोगों की कहानियां संग्रहित की हैं। और इसको आप जरूर पढ़िएगा, देखिएगा। एक उपहार की तरह भी आपको दिया जा सकता है, तो आप खरीदिए और अपने मित्रों को पढ़वाइए। 200 सालों की कथा यात्रा उसमें संकलित है। अच्छा। एक बड़ी भूमिका भी है और मुकेश भाई ने उसको संपादित किया है, मैं भी उसमें सहायक से, कुणाल भी रहे, तो थोड़ा थोड़ा उसको देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है जी। तो काफी बातें राजकुमार जी पे हो गई। मैं टूटते तटबंध के लेखक को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो श्रीमती जी उनकी हैं। ये बहुत अद्भुत लेखक है। मतलब इसने छंद में भी लिखा है, दोहे में भी लिखा है, और आप देखेंगे जो विषय उन्होंने चुने हैं, जिनकी बात मैं कर रहा था, कि एक तो भारतीयता उनके भीतर बहुत गहराई से धसी हुई है और उस भारतीयता को लेकर वो बराबर अपना स्टेटमेंट देने तक में नहीं हिचकते हैं। दूसरी जो चीज है प्रकृति प्रेम एक बड़ा, और तीसरा आत्मावलोकन एक बड़ी उनके पास गुण है। बार बार अपने को देखते हैं कि यार मेरा क्या हुआ, मतलब मैं कैसे निकला था और मेरा अब क्या हुआ। अनुराधा शंकर ने लिखा है कि एक पुलिस वाले से इस तरह की अपेक्षा करना मुश्किल है, और जैसा उन्होंने बनाया, मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उनसे मिलता। मैं कई IPS ऑफिसर्स को जानता हूँ और लोगों को भी जानता हूँ, पर महीप मुझे बता रहे थे कि वो इतने सरल व्यक्ति थे, और अगर आपके पास बैठे आके तो लगता ही नहीं था कि वो किसी पुलिस के AIG DIG इस तरह के व्यक्ति हैं। और उनकी कविताएं ये पता देती हैं। समय थोड़ा कम है इसलिए, और मैं 15-20 मिनट बोल चुका, 15 मिनट बोल चुका। कुछ कविताएं उनकी पढ़ता हूँ। यह अंतिम कविता है, इसका नाम है भ्रम। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो आपके पास एक कुहासा सा घिरता है, और जब तक आप उसको चीर के बाहर ना निकल जाएं तो कुहासे के पहले की ये जो स्थिति है भ्रम की स्थिति है। और भ्रम नाम की एक कविता है जिसका आप बाहर से भी रिएक्शन कर सकते हैं, अंदर से भी देख सकते हैं। क्षितिज नहीं जिनके विस्तारित, फलक भी जिनके छोटे हैं, सीमित सोच नजरिए से वो अक्सर भ्रम में रहते हैं। आपका वितान बड़ा होना चाहिए, विस्तारित होना चाहिए। इंद्रधनुष के सतरंगों का होता जिनको भान नहीं, वे जीवन के रंग पटल को श्वेत श्याम ही कहते हैं। पोखर के पानी का जिनको ठीक तरह से ज्ञान नहीं, वे समुद्र के विश्लेषण में खुद को अव्वल कहते हैं। जो वंशज हैं अंधकार के, तम से जिनकी यारी है, दिन के उजियारे में अपने को वे सखा सूर्य का कहते हैं। झांका जिनने आसमान को खिड़की रोशनदानों में, अंतरिक्ष का आंखों देखा वे हाल सुनाते रहते हैं। मैं बेहतर बाकी सब कमतर, जो ऐसा सबसे बोल रहे, वजनदार इंसानों को वे हल्के बांटों में तौल रहे। यानी एक दार्शनिक किस्म के सत्य तक आदमी पहुंचता है जहां पर कुछ इस तरह की कविता लिखी जा सकती है। छंद पे सवाल हो सकता है। महेश जी ने कहा कि कई जगह मीटर अटकता है और छंद वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन कुल मिला के जो भावना है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और
जिस तरह से उन्होंने बहुत ही ओपन स्टेटमेंट्स दिए हैं व्यवस्था के खिलाफ। मैंने पहले भी कहा कि सभी कवियों में प्रकृति प्रेम जरूर है, जिसको बना ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नाश करके आप विनाश करके आप विकास नहीं कर सकते हैं। और जितना विनाश प्रकृति का हो रहा है, उस सबके प्रति एक संवेदनशील कवि को जरूर उसके विरोध में खड़ा रहना चाहिए। उमड़ घुमड़ बादल चले केरल से कश्मीर। अब ये दोहा है, देखिए लिखा है इसको छंद और कविता के फॉर्म में है, लेकिन ये दोहों की कविता है। उमड़ घुमड़ बादल चले केरल से कश्मीर, व्याकुल धरती देखती कब बरसेगा नीर। ये प्योर दोहे का फॉर्म है, इसको दोहे की तरह लिखा नहीं गया है। मेघ सूर्य को ढक रहा ठंडी हुई समीर, जल आलिंगन के लिए धरती हुई अधीर। तेज सूर्य का घट रहा ठंडक है आसन्न, जल आहुति से हुआ ग्रीष्म यज्ञ संपन्न। ये एक अच्छा प्रतीक है, जिसमें कि आप जल आहुति की बात कर रहे हैं और ग्रीष्म यज्ञ को संपन्न करने की बात कर रहे हैं। धूल उठाकर धरा से फैला दी चहुओर, आंधी पागल हो गई करती भीषण शोर। चमक दमक कर दामिनी देती ये संकेत, भारी बारिश आएगी पत्थर होंगे रेत। तप्त धरा की देह का जल करता अभिषेक, मिट्टी की सौंधी गंध से महका मन हरेक। ये एक कविता उनकी जलाभिषेक करके मैंने देखी थी, और बहुत सारी कविताएं। एक समझो बुढ़ापा आ गया, बहुत ही रोचक कविता है और बहुत सारे उसमें इंगित छुपे हुए हैं। खाली एक पैरा पढ़ूंगा, उसका ज्यादा नहीं। सती चाल वाले के पांव डगमगाने लगे, बात बात पर धीरज खोकर यदि आप बड़बड़ाने लगे, सही उच्चारण करने में जीभ लड़खड़ाने लगे, स्टेशन पर ट्रेन आती देख मन घबराने लगे, तो समझो बुढ़ापा आ गया। ऐसे बहुत सारे इंगित इसके अंदर हैं। हंसते हंसते खांसी आने लगे, जब वक्त बेवक्त पेट गड़बड़ाने लगे, थोड़ा सा चलने पर हृदय धड़धड़ाने लगे, आंखों के सामने अक्सर अंधेरा सा छाने लगे, सीने में दर्द और पसीना आने लगे, बीमारियों का नाम सुन जी घबराने लगे, तो समझो बुढ़ापा आ गया। बड़ा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। एंड ऐसी बहुत सारी कविताएं इनके पास है। एक थैली, किस्सा थैली का है कि थैलियां किस तरह की बनती हैं। आपको याद होगा कि मनीषा कुलश्रेष्ठ आई थी, तो उन्होंने एक थैली के बारे में कहानी सुनाई थी। मनीषा कुलश्रेष्ठ बड़ी कथाकार हैं, पर ऐसा लगा कि ये कविता उससे आगे की कविता है। और जो किस्सा थैली का है कि थैलियां किस तरह की होती हैं, थैलियों से आदमी कैसे पहचाना जा सकता है, बहुत अच्छी कविता किस्सा थैली की है। कृति का श्रृंगार वगैरह, प्रकृति का श्रृंगार वगैरह, सृष्टि की सीख। तो प्रकृति की बहुत सारी कविताएं इनके मन में अच्छी हैं। और आपाधापी का जिक्र अभी किरण जी ने उसको पढ़ के सुनाया। चौथा स्तंभ का जिक्र किया गया। ये बस एक कविता का एक थोड़ा जिक्र करूंगा, जो कश्मीर को लेकर संवेदना। अक्सर बड़े कवि कश्मीर पे लिखने में झिझकते हैं, उन्हें को संकोच लगता है कि यार मैं पता नहीं किस पक्ष में दिखूंगा, है ना। दृढ़ता से एक पुलिस वाला ये कह रहा है, कश्मीर को जो पुश्तनी जागीर मानकर बैठे थे, जन्नत में नफरत फैलाने तान के तंबू बैठे थे, स्वर्ग धरा को अंगारों से जो हर दिन धधकाते थे, डाल के बर्फीले पानी में आतंकी आग लगाते थे, जो केसर की क्यारी में बदबू बारूदी फैलाते थे, आड़ में दर्जाए विशेष के भारत को धमकाते थे, उनके मंसूबों को झटके में चकनाचूर किया, खास आम के भेद को उसने एक ही पल में दूर किया। ये कहने की ताकत लगती है। महेश जी ने कहा कि ये एक ऐसा कवि कह सकता है जो वाकई इसके बारे में महसूस करता हो। हमारे यहाँ वाइस चांसलर थे, अभी वो हमारे यहाँ हैं, एडवाइजर हैं। वो बताते थे कि कैसे लक्षद्वीप में या कश्मीर में जहाँ वो पोस्टेड थे, कैसे उनको आइसोलेट करके रखा जाता था, और कैसे जरा सी घटना को बहुत बड़ा बना दिया जाता था। और लक्षद्वीप के बारे में तो कहते ही थे कि वो पूरा टेक ओवर वगैरह हो गया है। तो इन घटनाओं पे कौन लिखेगा, इन चीजों पे कौन बात करेगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मुफीद सी बात है कि यही कवि जो वाकई जमीन से जुड़े हैं, बड़े कवि नहीं लिखेंगे, उनको अपने खेमे रखने हैं, उनके पास पुरस्कार हैं, उनके पास में ये है, सत्तासीनता है, तो कुछ कवि करेंगे।
पर मैं देख पाता हूँ कि जो नए लेखकों की भाई साहब अपन ने बात की है मुकेश वर्मा जी, उससे आपको बहुत सारी जनता से जुड़ी फीलिंग्स पहचानने में मदद मिलती है। राजेंद्र वर्मा ऐसे ही एक कवि हैं, वो अगर होते तो आगे बहुत और भी लिखते। पीर परवस्ती का भी किसी ने कोट किया है इसमें। तो फिलहाल मैं इस कृति के लिए, और इसके बाद में कोई कृति उनकी होगी तो उन्हें भी हमें छापने में प्रसन्नता होगी। वो एक अच्छे कवि हैं। और तीसरी जो किताब है हवाओं से उम्मीद, मैं वाकई कहूं कि सुरेश को हम लोग मिस करते हैं, अब विशेषकर मिस करते हैं जब वो नहीं है। सुरेश हम लोगों के मित्रवत थे शुरू में, जब भोपाल गेस्ट हाउस में हम काम करते थे, कविता भी थी, बाद में और भी लोग थे। तो सुरेश से मेरा मिलना जुलना होता था। बीच में वो लंबी दूरी तक गायब हो गए, मतलब वो पता नहीं स्मृति पटेल से भी गायब हो गए और वो कहीं कहीं रहे। बाद में समाचार मिला कि वो नहीं रहे। तो हर बार हम लोगों की बात होती थी कुणाल के साथ में कि यार एक बहुत अच्छा कवि, ऐसे ही कुछ और भी इंसिडेंट्स हैं, अभी आज उनका जिक्र नहीं करूंगा। अब जब ये संग्रह मैंने देखा है तो मुझे वाकई अफसोस होता है कि सुरेश को वो स्थान क्यों नहीं मिला जो कि एक अच्छे गजलगो को मिलना चाहिए था। हमारे यहाँ दुष्यंत कुमार रहे हैं भोपाल में, बाद में विनोद तिवारी ने हिंदी गजलें लिखी हैं, और जहीर कुरैशी भी रहे हैं जिन्होंने कि ये काम किया, और महेश अग्रवाल और बहुत सारे लोग हैं जो ये लिखते हैं। लेकिन इसका मिजाज अलग है। और आपने कहा उर्दू पे इसकी पकड़ बहुत जबरदस्त है, मतलब उर्दू के जो शब्द हैं और इतने टके हुए से हैं, जैसे कि नगीने की तरह टके हुए शब्द हैं, और बहुत अच्छी गजलें इसमें हैं। मैंने बहुत सारी गजलें इसकी मार्क की हैं, मतलब भाव के स्तर पर भी और शब्दावली के स्तर पर भी और बहर के स्तर पर भी, सारी जगहों पर ये कविताएं बहुत ही अच्छी हैं। इस पर और बात हम लोग कभी करेंगे। बेखुदी गो बहुत जरूरी है, ज़र्फ भी तो बहुत जरूरी है। दोस्तों को दुआ न दे लेकिन दुश्मनों को बहुत जरूरी है। जल न जाए फसल उम्मीदों की, गम नए वो बहुत जरूरी है। लोग इस्लाह तो करेंगे ही, जो करें वो बहुत जरूरी है। क्यों रहे इस्तिराब सीने में, दागे दिल धो बहुत जरूरी है। सर्द खूं संग दिल दमाने में, तान कर सो बहुत जरूरी है। मर गया है ज़मीर मुंसिफ का, टूट कर रो बहुत जरूरी है। अब ये एक बिल्कुल अलग जमीन की कविता है, बहुत अलग जमीन की गजल है। ऐसे लोग हमारे इस समय भोपाल में, मुझे याद नहीं पड़ता कि वो इतने इस तरह की कविताएं लिख रहा है। ये थोड़ा मीर की याद दिलाती हुई एक गजल है। बीमारे आरजू से कितने सवाल कीजिए, बीमारे आरजू से कितने सवाल कीजिए, पुरसिश को आए हैं तो कुछ देखभाल कीजिए। चुपचाप दिल उठा के तो चल दिए मियाँ जी, इस बेमिसाल शय का कुछ इस्तेमाल कीजिए। मायूस रहते रहते मगरिब हुई हमारी, खुशियां गरीब दिल की अब तो बहाल कीजिए। यानी फीलिंग्स के भीतर घुस के, उसके भीतर घुस के सही भाषा का इस्तेमाल करते हुए और सही मीटर का, बहुत लोग बाहर में भी गड़बड़ करते हैं, बहुत लोग मीटर में गड़बड़, इसकी बाहर पे भी पकड़ बहुत अच्छी है, मीटर पे पकड़ बहुत अच्छी है। दोनों तरह की भाषा, हिंदी उर्दू, बहुत अच्छी पकड़ है। यूं ही हमको दिल मत देना, आसा सी मुश्किल मत देना। कश्ती तूफान की आशिक है, मिटने को साहिल मत देना। दुश्मन वो जो ईमा ले ले, कमजर्फ मुकाबिल मत देना। मंजिल के सदके गर्म लहू, सरसब्द मराहिल मत देना। जमहूर बगावत कर देगा, उमरा नाकाबिल मत देना। सदियां हम पर शर्मिंदा हूं, ऐसा मुस्तकबिल मत देना। हक से लेंगे लड़कर लेंगे, तोहफे में हासिल मत देना। तो ऑप्टिमिज्म भी है, फाइट भी है, प्रतिरोध भी है, और गजल में एक ताकत भी है जो अक्सर कई बार गजलों में जो नकली किस्म की गजलें होती हैं उनमें नहीं देखने मिलती है। दिल से कही हुई गजलें हैं। बहुत सारे मैंने मार्क किए हैं, शायद टाइम हो जाएगा।
मतलब ये छोटी सी दो एक शेर और पढ़ के। अच्छा, दोस्ती पे बहुत बहुत अच्छी गजलें इसके पास हैं, दोस्ती और दोस्ती के हटने की गजलें भी हैं। कभी मेरे दिल पे नजर करो, वो कबूल तो यहीं घर करो, मुझे चांदनी की तलाश है, जरा रुख उधर से इधर करो, मैं नजर से पी के बहक गया, कोई दुश्मनों को खबर करो, तो याद रहे याद लफ्ज वफा तुम्हें, कोई वादा हमसे अगर करो, गमे शबे हिज्र भुला सकूं, दुआए दोस्त असर करो, मुझे छू के बख्श दी जिंदगी, ये कमाल शामो सहर करो, है मेरा मदार भी मुंतजिर, कभी सामने से गुजर करो। तो मुझे बहुत मजा आया पूरा संग्रह पढ़ने में, और मैं किताबें तीनों मैंने पढ़ी, और तीनों ही किताबें मुझे अलग अलग दृष्टियों से अच्छी लगी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि नए लेखकों के लिए जो मटेरियल है वो रॉ मटेरियल की तरह ही आता है। वो मैंने बहुत बाद में सीखा कि जो घटनाएं हैं, जो एक थीम के भीतर सटने वाली चीजें हैं, वो रॉ मटेरियल की तरह होती हैं, मतलब कच्ची मिट्टी की तरह होती हैं। उस कच्ची मिट्टी से आप घड़ा बना सकते हैं, उस कच्ची मिट्टी से आप दिया बना सकते हैं, उससे आप सुराही बना सकते हैं। ये लेखक के हाथ में है कि वो उससे क्या बनाएगा, तो वहीं पे कलाकारी है। बाकी तो रॉ मटेरियल होता है, बहुत से लोगों के पास बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है। तो जब हम इस पर काम करने लगते हैं, कुम्हार की मिट्टी उसकी पत्नी लगभग इकट्ठी करती है, कुम्हार उसको फिर मिट्टी बनाता है, फिर उस मिट्टी को चाक पे चढ़ाता है, फिर बाद में पॉलिश करता है। यही रचना की प्रक्रिया भी है, और आप में से मतलब अधिकतर रचनाओं ने ये काम किया है। अंत में इसका जिक्र करते हुए मैं एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और जो मित्र यहाँ पर हैं, मैं इनको सूचित करूँ कि मैं कोरोना से बाहर आ गया हूँ और मैं ठीक हूँ, और मेरी श्रीमती भी ठीक है। हम लोग दोनों 15 दिन करीब अस्पताल में रहे, उसके 10-12-15 दिन पहले घर में क्वारंटाइन रहे। थोड़ी तकलीफ थी, मित्रों ने बहुत सारा संदेश शुभकामनाएं भेजी, तो कृपया इस बात को स्प्रेड करें कि चौबे जी अब ठीक हो गए हैं और आपके साथ बार बार रहेंगे। रामा तक्षक मुझे दिख रहे थे, वो हॉलैंड से हैं, और रामा तक्षक को ही बोलना चाहता हूँ कि साझा संसार की अगली गोष्ठी में जरूर रहूंगा और आप सबसे बात करने का मुझे अवसर मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। आज खंडवा की इतनी बात हुई, दादा की बात हुई, आप सब लोगों ने बहुत ही भीतरी संवेदनाओं की बात की। मुकेश भाई का, आप सबका धन्यवाद, तीनों लेखकों और प्रतिनिधियों का धन्यवाद। और कुणाल तो संचालन करने में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो कुणाल के प्रकाशन की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जैसा संपादन उन्होंने किया है, जो रंग संयोजन कवर पे है, जैसा बहुत प्रोफेशनल काम है, मतलब परिचय वगैरह देते हैं, तो उसको भी शरद भाई का संदेश आया है कि बहुत बढ़िया संतोष भाई। शरद भी हमारे पुराने मित्र हैं, भिलाई में हैं, अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। और भी जो हमारे मित्र हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई ये खबर दूर दूर तक जानी चाहिए कि आप स्वस्थ हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चला कब आप बीमार थे। हम आपके साथ काम करने के अभ्यस्त हैं, तो हमें वाकई पता नहीं चला कि आप कब बीमार थे। हमने अपनी बीमारी को बिल्कुल प्रचारित नहीं किया। तो कई लोगों को देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर उसकी भी पोस्टिंग होती रहती थी। हम तो ठीक होने के बाद अब कह रहे हैं कि भाई हम ठीक है और अब आ गए। हाँ जी, स्वस्थ होने के बाद सर का पहला ये कार्यक्रम था जिसमें ऑनलाइन वो उपस्थित थे। बहुत लोगों ने लिखा है, जया आर्या हैं, उन्होंने लिखते हैं कि बहुत आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है आदरणीय। आपके लिए सर। शरद कोकाश जी से पहले भी एक चैट में संदेश भेज चुके हैं कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं संतोष भाई, तब आप बोल ही रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। आभा जी हैं, वो लिखती हैं ज्ञानवर्धक वार्ता। ये सारे लोग जो हैं हमारे साथ अक्सर जुड़े रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कई बार तो ऐसा होता है कि कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति पहले से हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित वक्ताओं का और आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रोताओं का ऑफिशियली औपचारिक रूप से आभार प्रकट करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार संयोजक श्री संजय सिंह राठौड़ जी को मैं आमंत्रित करता हूं। राठौड़ जी, आप आए, धन्यवाद ज्ञापित करें।
श्री संजय सिंह राठौर। संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तकनीकी गड़बड़ी है शायद, संजय भैया की आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं प्रबंधक श्री महीप निगम जी को, वो आए और इस आपात भूमिका का निर्वहन करें। श्री महीप जी निगम। आज के इस सफलतम कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं सर को आभार व्यक्त करूं कि आपने अपने बीमारी से ठीक होने के बाद हमें ये जो अवसर दिया और समय दिया, जिससे इस कार्यक्रम की गरिमा में 4 चांद लग गए हैं। और हमारा, आपकी उपस्थिति हमारा संबल भी होती है। हर कदम पे हर जो आपके सुझाव मिलते रहते हैं, उसी से आईसेक्ट पब्लिकेशन ने धीरे धीरे प्रगति करना शुरू की है। तीनों लेखक परिवार, राजकुमार हांडा जी, KS हांडा जी, किरण वर्मा जी, कविता जी, आप सभी का आभार। और राजेंद्र वर्मा जी और सुरेश स्वप्निल जी की जो कृति हमारे बीच में है, उन सब और राजकुमार हांडा जी की कृति, उन सब के लिए हमारी शुभकामनाएं। ये कृतियां जो है, जो उपस्थित लोगों को बताना चाहूंगा, ऑनलाइन अमेज़न पर उपलब्ध है, आप लोग इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसी के साथ में महेश सक्सेना जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमारे छोटे से अनुरोध पर उपस्थित रहकर इतनी विस्तृत चर्चा तीनों किताबों पे की, इसके लिए आपका आभार। मुकेश वर्मा जी हमारे पूरे आईसेक्ट पब्लिकेशन परिवार के मार्गदर्शक हैं। हर कदम पर हम उनको कभी भी फोन पर बात करते हैं तो वो हर सुझाव पे या हमारे जो भी विचार हैं उसको जिस पॉजिटिव तरीके से वो लेते हैं और हमारा सहयोग करते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, तो उनके लिए भी आभार। सभी जो ऑनलाइन लोग हमारे साथ जुड़े हैं देश विदेश से कहूँगा, तो उन सबका भी आभार। और मेरी टीम में रमन सर, कुणाल जी, संजय राठौर जी, मेरे यहाँ पर आईसेक्ट पब्लिकेशन में ज्योति मैडम, आशा मैडम, मनोज, सारे लोग जो हमारे साथ हैं, जिन सब के कुछ कुछ प्रयासों से ये किताब आप तक पहुँचती है, उन सब का भी आभार। इसी प्रकार आप हमारे साथ उपस्थित होते रहें। शीघ्र ही हम फिर कुछ किताबों को लेके आपके साथ उपस्थित होंगे। कृपया सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन करें, वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित भी करें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सबको, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी जी जी। आप अभी कभी भोपाल आए तो जरूर आइए। जी जी अभी जी जी। बहुत सफल कार्यक्रम रहा जी, सबको शुभकामनाएं। और लिखिए फिर और भेजिए। जी हाँ जी जी। थैंक यू। नमस्कार।